लिन शेन ने खुद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लगातार अपने पंखे और ब्लेड तकनीकों को निखारा और विवरणों में लगातार संशोधन किया। उनकी रक्षात्मक मुद्रा अधिकाधिक कठोर होती गई तथा वे विभिन्न आपात स्थितियों को अधिक कुशलता से संभालने लगे। हवा में पंखे के परिवर्तन भी अधिक से अधिक अप्रत्याशित होते गए। ये लिन शेन के नियंत्रण के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि नियंत्रण की बढ़ती हानि का परिणाम था। जब वेई वुफू ने लिन शेन को देखा तो उसने पाया कि वह स्क्रैप तलवार और उसकी म्यान को पकड़े हुए तितली की तरह हवा में फड़फड़ाते हुए फोल्डिंग पंखे से संघर्ष कर रहा था। फोल्डिंग पंखे ने यहाँ तक कि घूमती हुई कटिंग क्यूई उत्पन्न करना भी शुरू कर दिया, और हालांकि यह स्क्रैप तलवार जितना प्रभावी नहीं था, फिर भी ये पहले से ही काफी भयानक था। यह हो गया जब लिन शेन रुका। वेई वुफू ने कहा, क्या तुमने वास्तव में इसमें महारत हासिल करने का एक त्वरित तरीका खोज लिया है? लिन शेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने वेई वुफू को उस गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए सिर्फ एक बहाना बनाया था, लेकिन वेई वुफू वास्तव में सफल हो गया था। वेई वुफू ने सिर हिलाया, फिर धीरे से लिन शेन के साथ अपने विचार साझा किए। लिन शेन से बात करना बहुत थका देने वाला था, इसलिए वे कागज और कलम लेकर आए और वेई वुफू से अपने विचार लिखने को कहा। वेई ने कागज पर लिखा और चित्र बनाया, और थोड़ी देर बाद लिन शेन को समझ में आ गया कि वेई का क्या मतलब था। टाई सीक्रेट कौशल अनिवार्य रूप से आत्मा को शारीरिक परिवर्तनों और दर्द से अप्रभावित होकर शरीर की बाधाओं से परे जाने की अनुमति देता है। हालांकि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को बार बार दर्द प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, यहाँ तक कि बार बार मृत्यु को गले लगाना पड़ता है, ताकि वह शारीरिक दर्द के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाए और मृत्यु से डरना बंद कर दे, मानो वह शरीर की पीड़ा को किसी तीसरे पक्ष के नजरिए से देख रहा हो। दूसरे शब्दों में, यदि आप अमानवीय नहीं बनना चाहते तो आपको सबसे पहले स्वयं को मानव मानना बंद करना होगा। ऐसी गुप्त तकनीक, लिन शेन की तो बात ही छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम लोग हैं जो इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। कई दिनों के चिंतन के बाद वेई वुफू ने अंततः इसमें महारत हासिल करने का एक त्वरित तरीका सोचा, जो विशेष रूप से सरल भी था। एड्स बाय पब फ्यूचर संज्ञाहरण। सामान्य लोग अस्थि कुरेदन उपचार को सहन नहीं कर सकते, लेकिन यदि शरीर को सुन्न कर दिया जाए तो कोई भी अस्थि कुरेदन उपचार के दर्द को सहन कर सकता है। बेशक निर्वाण के दौरान साधारण एनेस्थेटिक्स का कोई उपयोग नहीं होता। वेई वुफू वास्तव में लिन शेन को स्वयं को संवेदनाहारी इंजेक्शन लगाने का सुझाव नहीं दे रहा था। उसका विचार सीधे लिन शेन की नसों को काट देना था, ताकि वह वनस्पति अवस्था में पड़े व्यक्ति की तरह दर्द महसूस न कर सके। मन तो रहता है, लेकिन शरीर का अस्तित्व अनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में यदि शरीर निर्वाण प्राप्त कर लेता है तो इससे उसकी चेतना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और निर्वाण की शक्ति उसके शरीर को नया आकार देगी। एक बार निर्वाण प्राप्त हो जाने पर उसकी कटी हुई नसें भी ठीक हो जाएंगी। लिन शेन ने स्तब्ध होकर चुपचाप देखा, फिर वेई वुफू के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। वेई, तुम्हें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। निर्वाण की प्रक्रिया में निर्वाण गुण कणों का अपने स्वयं के कणों के साथ संयोजन शामिल है। अगर मैं अपनी खुद की ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकता तो संयोजन प्रक्रिया बेकाबू हो जाएगी। फिर निर्वाण गुण कण हावी हो सकते हैं और मेरे शरीर को पूरी तरह से अमानवीय बना सकते हैं, जैसे तियानजुए। लिन शेन ने धैर्यपूर्वक समझाया कि उसने वेई के विचार को क्यों अस्वीकार कर दिया। वेई वुफू ने इस समस्या पर विचार करते हुए लिखा, शरीर अनुभूति के बिना भी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। लिन शेन के पास पढ़ना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वेई वुफू का तरीका बहुत जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन अगर यह वास्तव में उनके कल्पना के अनुसार काम करता है तो यह एक व्यवहार्य रास्ता हो सकता है। लेकिन कोई कैसे नसों को काट सकता है, शरीर की संवेदना खो सकता है, फिर भी अंदर की ताकत को नियंत्रित कर सकता है? लिन शेन अभी भी हैरान था। वेई वुफू ने लिखा, मैं चाकू चलाऊंगा और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की नसों को काट दूंगा। विश्वसनीय लगता है, लेकिन मैंने निर्वाण से गुजरने की योजना नहीं बनाई है। मैंने तय नहीं किया है कि निर्वाण के लिए प्राचीन मंदिर जाना है या नहीं। मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। वैसे मैं हथियार रैंकिंग को चुनौती देने जा रहा हूँ। अब और बातचीत नहीं, मुझे जाना है। लिन शेन भाग गया। ऐसा नहीं था कि उसे वेई वुफू की ब्लेड तकनीक और नियंत्रण क्षमता पर भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसी प्रक्रिया से कोई भी डर जाएगा, और एक साधारण व्यक्ति के रूप में लिन शेन कोई अपवाद नहीं था। हालांकि वेई वुफू के शब्दों ने लिन शेन को यह विश्वास दिलाया कि उसे अपने सुपर बेस फॉर्म में निर्वाण की प्रक्रिया का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुपर बेस फॉर्म में उसका शरीर पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत था और वह मुश्किल से कोई दर्द महसूस कर सकता था, इसलिए उसे भी वही प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। शायद मैं वास्तव में प्राचीन मंदिर में निर्वाण प्राप्त कर सकता हूँ। क्या मुझे द्वैत निर्वाण का मार्ग अपनाना चाहिए? लिन शेन ने सोचा जब वह चियो मंदिर में टेलीपोर्ट हुआ। उन्होंने रैंकिंग पर नज़र डाली और पाया कि ब्लेड सीरीज और फैनसैक दोनों के स्कोर 4.3 तक पहुंच गए थे, जो उनके पिछले स्कोर 3.5 से काफ़ी अधिक था।
ये बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ 0.8 अंकों की वृद्धि थी, इतनी अधिक नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय स्कोर बहुत कम थे, इसलिए 4.3 का स्कोर बहुत अधिक लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरे फैन कौशल और ब्लेड तकनीक क्या स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। लिन शेन को लगा कि उसने अपनी ब्लेड तकनीक और फैन कौशल दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और उसका स्कोर पहले से अधिक होना चाहिए, लेकिन क्या वह 4.3 के स्कोर तक पहुंच सकता है? लिन शेन निश्चित नहीं था। तो फिर चलो एक बार कोशिश करते हैं। लिन शेन ने पहले ब्लेड सीरीज रैंकिंग को चुनौती देने का फैसला किया। उनका ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल अप्रत्याशित बटरफ्लाई फैन कौशल द्वारा परिष्कृत रक्षा में तेजी से परिपूर्ण हो गया था, और हाथ में ब्लेड के साथ वहां खड़े होने से उन्होंने एक अडिग उपस्थिति को दर्शाया, जैसे कि वह स्थिरता के साथ अंतहीन परिवर्तनों का जवाब दे सकते हैं। जब लिन शेन का स्कोर जारी किया गया तो रैंकिंग एक बार फिर बदल गई। तियानहे को 4.3 के स्कोर के साथ ब्लेड किंग की पोजीशन से बाहर कर दिया गया और वे दूसरे स्थान पर आ गए। शीर्ष स्थान पुनः फिस्ट गॉड ने प्राप्त कर लिया, जिसका स्कोर सीधे 5.0 तक पहुंच गया। लिन शेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका ब्लेड तकनीक स्कोर इतना बढ़ जाएगा। उसने सोचा कि चियो प्रतिमा की प्रकृति के साथ उसे अधिक से अधिक कुछ 10वें अंक की वृद्धि मिलेगी। चलो अब बटरफ्लाई फैन कौशल का प्रयास करते हैं। लिन शेन ने फिर फैन संप्रदाय रैंकिंग को चुनौती देने का फैसला किया। शाही महल के अंदर सम्राट तियानशु एक बुजुर्ग दिव्य पुरुष के साथ शतरंज का खेल खेल रहे थे। चाल चलते समय सम्राट तियानशु ने होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तियानहे जियाहे का लड़का होना चाहिए, है ना? उसकी ब्लेड तकनीक खराब नहीं है। ये बच्चों का खेल है, महाराज से ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं है, अन्यी ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक पिता का गर्व छिपा नहीं था। अपने बेटे की खातिर इतना विनम्र मत बनो, सम्राट तियानशु ने हंसते हुए कहा, जियाहे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, महान चीजें हासिल करने के लिए उत्सुक है और दूसरों की मदद करना पसंद करता है। उसके पास ऐसी उपलब्धियां हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो यह उसके जैसे युवा लोगों पर निर्भर होगा कि वे हमारी दिव्य जाति के लिए एक आकाश का समर्थन करें। अन्यी कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी नज़र प्रोजेक्शन में समाचार अपडेट पर पड़ी। फिस्ट गॉड शिखर पर वापस। एक बार फिर ब्लेड किंग का खिताब हासिल कर लिया। उसका स्कोर 5.0। समाचार एंकर ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। रेटिंग के साथ फिस्ट गॉड ने सीधे तौर पर तियानहे के साथ अंतर बढ़ा दिया था। मूल रूप से फिस्ट गॉड की रेटिंग केवल 3.5 थी, लेकिन अचानक वह 1.5 अंक बढ़ गया, जो कि तियानहे द्वारा हासिल की गई प्रगतिशील वृद्धि से 0.7 अधिक था। क्या बात है, पता चला कि तियानहे और कियू तो बस औसत दर्जे के लोगों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। हाँ, वे इतने लंबे समय तक 0.1 अंक के लिए संघर्ष कर रहे थे, और फिर फिस्ट गॉड ने एक बड़ी छलांग लगाई और आसानी से 5.0 रेटिंग हासिल कर ली। मुट्ठी भगवान थोड़ा डरावना है, उसकी ताकत अथाह है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब अनजियाहे ने ये समाचार देखा तो अनायास ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह पहले ही अपनी ब्लेड तकनीक को सीमा तक ले जा चुका था, और वह अधिकतम 4.3 रेटिंग तक पहुंच सकता था। वह और अधिक सुधार नहीं कर सकता था। फिस्ट गॉड ने आसानी से 5 पॉइंट की सीमा में प्रवेश कर लिया था। अंतर स्पष्ट रूप से मामूली नहीं था। रेटिंग में इतना महत्वपूर्ण अंतर होने के लिए प्रतिद्वंद्वी की ब्लेड स्किल्स उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत होनी चाहिए। फिस्ट गॉड वास्तव में अमर स्तर का एक पुराना राक्षस है। एनजियाहे को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि युवा पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति के पास उसकी तुलना में ब्लेड तकनीक इतनी अधिक शक्तिशाली हो सकती है, और उसने सहज रूप से सोचा कि फिस्ट गॉड अमर स्तर का एक पुराना राक्षस होना चाहिए। मुट्ठी भगवान काफी दिलचस्प है, सम्राट तियानशु ने मुस्कुराते हुए कहा। लाओ यी, आपको क्या लगता है? क्या यह मुट्ठी भगवान अमर स्तर पर एक पुराना साथी है या एक नया आगंतुक है? इस नौकर ने उस व्यक्ति को नहीं देखा है और वह उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, अन्यी ने भावहीनता से कहा। बस अनुमान लगाओ, सम्राट तियानशु ने बोर्ड पर एक मोहरा चलाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये नौकर मूर्ख है और अनुमान नहीं लगा सकता, अन्यी ने बिना किसी परिवर्तन के कहा। मुझे लगता है कि यह एक युवा व्यक्ति है। वे बूढ़े लोग अधिक सांसारिक और चालाक हैं, वे कभी भी मुट्ठी भगवान जैसा नाम नहीं चुनेंगे, सम्राट तियानशु ने मन ही मन सोचा। महामहिम जो कह रहे हैं वह उचित है, अन्यी ने जवाब दिया। आज के युवा अविश्वसनीय हैं, प्रत्येक में असाधारण प्रतिभा और कौशल है जो उनकी उम्र में हमारे स्तर से कहीं अधिक है। क्या आपको अभी भी याद है जब हम आरोही स्तर पर थे? हम दो मूर्खों की तरह थे, कुछ भी नहीं समझते थे और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते थे। सम्राट तियानशु ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ पुराने समय को याद किया। महाराज बुद्धिमान थे, लेकिन मूर्ख बनने का दिखावा कर रहे थे। केवल ये नौकर ही वास्तव में मूर्ख था। अन्यी कुछ हद तक भावुक हो गया। सब एक जैसा है। याद है जब हम एक साथ डार्क डोमेन स्टार पर गए थे?
हमने सुना था कि वहां से रक्त शरीर को मजबूत कर सकता है और डार्क डोमेन काया प्रदान कर सकता है, और हमने प्रत्येक ने कई कटोरे पिए। हमें उल्टी होने लगी और हम लगभग अपनी आत्मा खो बैठे। सम्राट तियानशु ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे सही से याद है तो मैंने 7 कटोरे पिए, आपने 6 पिए, और अगले दिन मैं ठीक था, लेकिन आप बिस्तर से बाहर भी नहीं निकल पाए। महाराज, आप गलत हैं, मैंने 8 कटोरे पी लिए थे, आपसे एक अधिक, इसलिए मुझ पर अधिक गंभीर असर हुआ, अन्यी ने सुधार किया। चाहे हमने कितने भी प्याले क्यों न पिए हों, उस समय हम दोनों लगभग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। शुक्र है, बाद में हमें वह डार्क डोमेन लोड सीड मिला जिसने न केवल हमारे शरीर को ठीक किया बल्कि आपदा में भी सौभाग्य लाया। डार्क डोमेन लोड सीड का उपयोग करके द्वैत निर्वाण प्राप्त किया, सम्राट तियानशु ने कहा और फिर अपने माथे पर थपकी दी, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। ये सही है, एक लोड सीड बचा था, है न? कुल 3 कमल के बीज, महाराज, और इस सेवक के पास एक एक है। वास्तव में अभी भी एक बचा है, अन्यी ने सिर हिलाया। वह वस्तु कई वर्षों से संग्रहित है और आज ब्रह्मांड शक्तिशाली प्राणियों से भरा हुआ है, जैसे आकाश में बादल भरे हुए हैं। हम वास्तव में एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सभी जातियों से प्रतिभाएं बड़ी संख्या में उभर रही हैं। ये समय है कि हमारी दिव्य जाति युवा पीढ़ी को उचित रूप से विकसित करे। वह कमल का बीज वहां पड़ा रहने से बेकार है, ये हमारे युवाओं के हाथों में बेहतर होगा, सम्राट तियानशु ने कहा। महाराज, इसे किसे देने की योजना बना रहे हैं? एनी का हाथ, जो शतरंज का मोहरा पकड़े हुए था, एक पल के लिए रुका और फिर अपनी गति फिर से शुरू कर दी। मोहरा बोर्ड पर रखने के बाद ही उसने सम्राट तियानशु की ओर देखा। प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के मामले में जियाहे हमारी दौड़ में शीर्ष में से एक है। डार्क डोमेन लोड सीड सही मायने में उसका है, सम्राट तियानशु ने घोषणा की। महाराज, आपने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, अन्नी ने अपना सिर हिलाया। वह आपका इकलौता बेटा है और मेरे बहुत सारे बेटे हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं उसे अपने बेटों से भी ज्यादा महत्व देता हूं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर मैं उसे डार्क डोमेन लोड सीड सौंप दूं तो यह आलोचना का कारण बन सकता है। तियान, अन और ची परिवारों के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? पेड़ जितना ऊंचा होगा उतनी ही तेज हवाएं उसे आकर्षित करेंगी, हमें इससे सावधान रहना चाहिए, सम्राट तियानशु ने कहा और भावना से भरी नज़र से अन्यी की बांह थपथपाई, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बेटे के लिए चिंतित होता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, महाराज की चिंताएं जायज़ हैं और इसके अलावा जियाहे पहले ही निर्वाण स्तर पर पहुंच चुका है। डार्क डोमेन लोड सीड अब उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। कृपया किसी और पर विचार करें, एनी ने सुझाव दिया। उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर भावशून्य थी। यह कोई मुद्दा नहीं है, वह बस फिर से साधना कर सकता है, सम्राट तियानशु ने अपना हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। जियाहे जिस विकास कौशल का अभ्यास कर रहा है वह संशोधित एंजल पुनर्जन्म कौशल है जिसे आपने परिष्कृत किया है न? पुनः साधना करना बस समय की बात है। अपने पुनर्जन्म के बाद यदि वह दोहरे निर्वाण के लिए डार्क डोमेन लोड सीड का उपयोग करता है और निर्वाण गुण प्राप्त करता है तो अमर बनने का उसका मार्ग सामान्य अमर लोगों के मार्ग से अतुलनीय होगा। ये कैसा रहेगा? अगर मैं उसे दे दूं तो यह वास्तव में विवाद को जन्म देगा, इसलिए चलो एक प्रतियोगिता की व्यवस्था करते हैं। स्वर्गीय जाति के अधीनस्थ सभी युवा प्रतिभाएं भाग ले सकती हैं और प्रथम पुरस्कार के विजेता को एक गुप्त इनाम मिलेगा। जियाहे की क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से प्रथम स्थान जीतेगा। आप क्या सोचते हैं, बूढ़े एन? सम्राट तियानशु ने एनई को देखते हुए पूछा। महाराज ने इस पर पूरी तरह से विचार किया है, अन्नी ने भावना का कोई संकेत न दिखाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। तो फिर ये तय हो गया। दिव्य गुरु संस्थान को इस मामले को संभालने दो, सम्राट तियानशु ने अंतिम रूप से निर्णय लिया। जब वे बातचीत कर रहे थे, ब्रह्मांड की खबरों ने उत्साह की एक नई लहर पैदा कर दी। फिस्ट गॉड ने 5.0 रेटिंग के साथ ब्लेड किंग का खिताब पुनः प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद आश्चर्यजनक रूप से उसी 5.0 स्कोर के साथ क्यू को भी नीचे गिरा दिया और दोनों रैंकिंग के राजा के रूप में अपना दबदबा बनाए रखा। सभी शस्त्रों के राजा का खिताब पाने के साथ ही फिस्ट गॉड अब 3 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। यह मुट्ठी भगवान वास्तव में शक्ति में बेजोड़ है। ये कौन सा अमर महापुरुष है? क्या वे कम से कम अपना असली नाम तो नहीं बता सकते? उन्हें रैंकिंग में ब्लेड तकनीक का नाम शामिल करना चाहिए। इसे ब्लेड तकनीक मूल्यांकन कहा जाता है, फिर भी हमें तकनीक का नाम भी नहीं पता, ये सही नहीं लगता। तुम समझ नहीं रहे हो, तकनीकें उन लोगों द्वारा जीवंत की जाती हैं जो उनका उपयोग करते हैं। फिस्ट गॉड द्वारा इस्तेमाल की गई वही तकनीक उसे ब्लेड किंग की उपाधि दिलाती है, लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल किया होता तो आप रैंकिंग में भी नहीं आ पाते। तकनीकें निर्जीव होती हैं, यह अभ्यासकर्ता ही होता है जो उनमें जान फूंकता है। इसलिए व्यक्ति को जानना ही पर्याप्त है, तकनीक का नाम जानना किसी काम का नहीं है। अब तक सभी ने मुट्ठी भगवान को अमर स्तर के एक बड़े राक्षस के रूप में स्वीकार कर लिया था और युवा पीढ़ी ने अब मुट्ठी भगवान के साथ मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचा था।
कई युवा प्रतिभाशाली लोग अभी भी 3.5 अंक की सीमा को पार करने का प्रयास कर रहे थे। हेवनली कंसोर्ट ने फिर से फैंग किंग टैलेंट के गायब होने का एहसास किया और थोड़ा चौंक गई। उसने जल्दी से अपना कम्युनिकेटर खोला, समाचार की जांच की और फिर देखा कि फिस्ट गॉड ने 5.0 स्कोर के साथ दोनों रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 5.0 अंक देखकर हेवनली कंसोर्ट ने इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर वह ऐसा करती भी तो वह अपने स्कोर में 0.1 या 0.2 अंकों का सुधार तो कर सकती थी, लेकिन 5.0 तक पहुंचना असंभव था। इसके लिए आगे लड़ना निरर्थक होगा। जब मैं अमर हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से फैंग किंग की उपाधि पुनः प्राप्त कर लूंगी। स्वर्गीय पत्नी का भी मानना था कि मुट्ठी भगवान अमर स्तर का एक पुराना राक्षस होना चाहिए। उसके पास वर्तमान में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी नहीं थी और वह केवल तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि वह फैंग किंग की उपाधि हासिल करने के लिए मुट्ठी भगवान को फिर से चुनौती देने से पहले अमर तक आगे नहीं बढ़ जाती। शेन ने द्वैत राजा की उपाधि पुनः प्राप्त कर ली तथा ब्लेड और पंखे के कौशल का उनका अभ्यास और भी अधिक कुशल हो गया। ब्लेड और पंखे की तकनीक दोनों की दक्षता में भी उनके आत्मसंघर्षों के माध्यम से लगातार सुधार हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सुधार की संभावना काफ़ी सीमित होती गई, जो कि शुरुआत में जितनी तीव्र थी उतनी नहीं रही। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख महामहिम वापस आ गए हैं और आपको शाही महल में बुलाया है। तियान कांग्युन स्वर्गीय सम्राट से मुलाकात के लिए लिन शेन को लेने आया था। लिन शेन ने देरी करने की हिम्मत न करते हुए एक बार फिर तियान कांग्युन का पीछा करते हुए शाही महल में प्रवेश किया। हालांकि इस बार स्वर्गीय सम्राट ने उसे पहले की तरह शानदार महल में नहीं बुलाया, बल्कि अपने शयन कक्ष अध्ययन कक्ष में बुलाया। लिन शेन बाहर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। बीच में पर्दे थे, इसलिए वह नहीं देख सका कि सम्राट तियानशु कैसा दिखता था। दिन के उजाले में महल में किसी भी शाही संगिनी के बिना पर्दे की क्या जरूरत है? लिन शेन ने मन ही मन खुद से बड़बड़ाया। काफी समय तक स्काई पिनेकल स्टार पर रहने और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में डीन के पद पर रहने के कारण अन्य लोग सोच सकते थे कि वह सम्राट तियानशु का वफादार कुत्ता था, लेकिन करीब से सोचने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में सम्राट तियानशु को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लिन शेन के प्रवेश करने के बाद सम्राट तियानशु ने अपना हाथ हिलाया और सभी लोग पीछे हट गए, जिनमें तियान कांग्युन भी शामिल था जो उसे वहां लाया था। एक क्षण के लिए केवल सम्राट तियानशु और लिन शेन ही अध्ययन कक्ष में रह गए। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख सम्राट तियानशु की आधिकारिक आवाज आई और लिन शेन ने स्वीकृति के साथ जवाब दिया। मैंने सुना है कि तुम हाल ही में बहुत मेहनती हो गए हो, अक्सर अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय जाते हो। तुमने क्या क्या सीखा है? सम्राट तियानशु के शब्दों ने लिन शेन को तुरंत पसीने से तर कर दिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लिन शेन ने मन ही मन खुशी मनाई, अपने आप को संभाला और कहा, हाल ही में मैं ब्लेड और पंखे की तकनीक सीख रहा हूँ। ओह, तुमने ब्लेड और पंखे की कौन सी तकनीक सीखी है? सम्राट तियानशु ने जोर देकर कहा। लिन शेन ने कहा, ब्लेड तकनीकों के लिए मैंने जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर की तलवार सीखी है, और पंखे के कौशल के लिए मैंने तितली पंखे के कौशल का अध्ययन किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तितली पंखा कौशल, क्या ये 9 स्वर्गों का रहस्यमय पवन पंखा कौशल नहीं है? सम्राट तियानशु की आवाज में ठंडक थी। वास्तव में महाराज से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। 9 स्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखा कौशल वास्तव में प्रसिद्ध है और मूल रूप से मैं इसे सीखना चाहता था और इसे उधार लेने में भी कामयाब रहा। हालांकि इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह कौशल मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बजाय तितली पंखा कौशल मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसका अभ्यास करने का फैसला किया और 9 स्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखा कौशल को अलग रख दिया। जब मेरे पास समय होगा तो इसे वापस करने का इरादा है। लिन शेन की हथेलियां पसीने से तर थीं। जब वह पहले 9 हेवेंस मिस्टिक विंड फैन स्किल उधार लेने गया था तो हालांकि उसने इस बिंदु पर विचार किया था, लेकिन उसने इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया था। सम्राट तियानशु का मूड अप्रत्याशित था और उसके लिए ऐसे मामले पर लिन शेन को खत्म करना असंभव नहीं था। आखिरकार जो व्यक्ति केवल इसलिए आकाश से तारे मिटा सकता है क्योंकि वह उन्हें अप्रिय मानता है, वह किसी व्यक्ति की हत्या करने के बारे में 2 बार नहीं सोचेगा। मैं समझ गया। सम्राट तियानशु की आवाज़ अभी भी कुछ ठंडी थी। बटरफ्लाई फैन स्किल नाम कुछ अपरिचित लगता है। आप इसमें कितने कुशल हैं? लिन शेन कुछ असमंजस में थे, लेकिन अनछेह ने जो पहले कहा था उसे याद करते हुए उन्होंने जल्दी से अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। मैंने चियो मंदिर में इसका परीक्षण किया और 5.0 अंक प्राप्त किए। वर्तमान में फैन संप्रदाय में प्रथम स्थान पर हूँ। तो आप मुट्ठी के देवता हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिस व्यक्ति को चुना है वह मुट्ठी, तलवार और पंखे की तीनों विधाओं में प्रतिभाशाली है। आपने जो ब्लेड तकनीक सूचीबद्ध की है, क्या वह जीवन के लिए लालच और मौत की तलवार का डर है? सम्राट तियानशु के शब्द मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी उनमें कम ठंडक थी।
बैककोट। लिन शेन को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसे संदेह था कि सम्राट तियानशु को लंबे समय से संदेह था कि वह मुट्ठी भगवान है। अगर उसने अभी कबूल नहीं किया होता तो सम्राट तियानशु का विश्वास हासिल करना मुश्किल होता। शायद सम्राट तियानशु ने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया होता क्योंकि उसने स्वर्गीय पत्नी से 9 स्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखा कौशल उधार लिया था और उसे वापस कर दिया था। लिन शेन ने कहा, हाँ, मैंने कुछ संशोधन किए जिससे रक्षात्मक ताकत बढ़ गई। 5.0 रेटिंग प्राप्त करना सौभाग्य की बात थी। इतनी कम उम्र में सही और गलत में अंतर करना और यह जानना कि अपने लिए क्या सही है, ये सराहनीय है, सम्राट तियानशु ने उदासीनता से कहा। मैं जल्द ही सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में एक प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। स्काई पिनिकल स्टार के सभी प्रतिभाशाली युवा, चाहे वे किसी भी जाति के हों, भाग ले सकते हैं। अंतिम पुरस्कार डार्क डोमेन लॉर्ड सीड होगा। मैं आपको इस कार्यक्रम के आयोजन का कार्य सौंपता हूँ। आप जो भी तरीके अपनाएं, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रतियोगिता पूरी तरह सफल हो। आपका अधीनस्थ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड किस प्रकार का खजाना है? लिन शेन ने पूछा। यह आपकी पूरी कोशिश करने के बारे में नहीं है, आपको सफल होना चाहिए। यदि आप इस छोटे से मामले को नहीं संभाल सकते हैं तो आपको दिव्य मास्टर संस्थान का डीन बनने का कोई अधिकार नहीं है, सम्राट तियानशु ने उपहास किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, यह अच्छी तरह से किया जाएगा। लिन शेन ने सोचा कि सम्राट तियानशु का वास्तव में क्या मतलब था। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की एकमात्र जिम्मेदारी प्रतियोगिता का आयोजन करना था। क्या आयोजन का आयोजन ही इतना महत्वपूर्ण नहीं था? इसे अच्छी तरह से करने या न करने का सवाल ही कैसे हो सकता है? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। डार्क डोमेन लॉर्ड सीड निर्वाण लेवल बेस म्यूटेशन प्लान से आता है। ये निर्वाण अंडे और पुनर्जन्म राख के बीच मौजूद है और इसकी विशेषताएं बहुत ही अनोखी हैं। एक माध्यम के रूप में डार्क डोमेन लॉर्ड सीड का उपयोग करने से दोहरे निर्वाण से जुड़े जोखिम समाप्त हो जाते हैं। डीन एनजी दोहरे निर्वाण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने डार्क डोमेन लॉर्ड सीड का उपयोग किया था। ये सुनकर लिन शेन को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। दूर जाते समय भी उसे कुछ चक्कर आ रहा था। डीन एनजी ने डार्क डोमेन लॉर्ड सीड की बदौलत सफलतापूर्वक द्वैत निर्वाण प्राप्त किया था। इतनी कीमती वस्तु और सम्राट तियानशु इसे एक प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में दे रहे थे। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि शायद किसी ने सम्राट तियानशु के शरीर पर कब्जा कर लिया होगा, अन्यथा वह इतना उदार कैसे हो सकता था। दोबारा सोचने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। उसे सम्राट तियानशु की कही बात याद आई कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड प्रथम स्थान विजेता के लिए एक गुप्त भव्य पुरस्कार होगा और पुरस्कार समारोह से पहले इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सम्राट तियानशु के पहले के बयान से इसे जोड़ते हुए, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतियोगिता पूरी तरह से संपन्न हो, लिन शेन को एक आभास हुआ। इस स्वर्गीय सम्राट का इरादा ये सुनिश्चित करना है कि मैं किसी भी तरह से डार्क डोमेन लॉर्ड सीड को पुनः प्राप्त करूं, है ना? लेकिन मुझे ये कैसे करना चाहिए? क्या मुझे आयोजन समिति की शक्ति का दुरुपयोग करना चाहिए और धूर्त रणनीति में शामिल होना चाहिए? लिन शेन को लगा कि यह सही तरीका नहीं हो सकता है। यद्यपि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा था, फिर भी सेलेस्टियल कोर्ट की तुलना में इसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। यदि वह प्रतियोगिता के दौरान बेईमानी करता है तो सेलेस्टियल कोर्ट के पुराने लोग अपने बच्चों के लिए सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के भीतर एक कदम उठाने की हिम्मत करेंगे ताकि वे डार्क डोमेन लॉर्ड सीड पर कब्जा कर सकें और उसके सभी रहस्यों को उजागर कर सकें। रुको, अगर डार्क डोमेन लॉर्ड सीड एक रहस्यमय पुरस्कार है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि यह प्रथम स्थान विजेता के लिए है, तो इसके लिए कौन लड़ने आएगा? लिन शेन ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड सम्राट तियानशु का अपना नहीं होना चाहिए और उसे इसे देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और व्यक्ति बीज के लिए सम्राट तियानशु से प्रतिस्पर्धा कर रहा होगा। सम्राट तियानशु के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला वह डीन एनजी नहीं हो सकता। लिन शेन को अचानक भारीपन महसूस हुआ। डीन एनजी के हाथों से डार्क डोमेन लॉर्ड सीड को गुप्त रूप से सुरक्षित करना बाघ के मुंह से भोजन छीनने के समान था। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि आगामी प्रतियोगिता में आयु और स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा इसमें भागीदारी केवल निर्वाण स्तर तक ही सीमित थी, जिसका अर्थ यह था कि डीन एनजी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे स्वयं इसमें भाग नहीं ले सकते थे। इसके बारे में सोचते हुए मैं भी योग्य श्रेणी में आता हूँ। सम्राट तियानशु ने विशेष रूप से जोर दिया कि सभी जातियों के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। वह नहीं चाहेंगे कि मैं खुद इस लड़ाई में शामिल हो जाऊं, है न? वह रेफरी और प्रतियोगी दोनों होगा, लेकिन अगर मैं जीत भी गया तो क्या अन्य लोग परिणाम को स्वीकार करेंगे? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। शेन ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकाल सका, इसलिए उसके पास मदद के लिए तियानजून से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
सुनने के बाद तियानशुन ने लिन शेन से केवल एक प्रश्न पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि आपके वंश में कोई दिव्य रक्तरेखा नहीं है? नहीं, ये पूरी तरह से मानवीय है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लिन शेन ने असमंजस में पूछा। असंभव, आपके पास दिव्य रक्त रेखा होनी चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा परिवार निश्चित रूप से सभी शुद्ध रक्त वाले इंसान हैं। यदि आपके पास दिव्य रक्तरेखा नहीं है और आप सम्राट तियानशु के नाजायज पुत्र नहीं हैं, तो वह आपको इतना बड़ा लाभ क्यों देंगे? तियानशुन ने कहा। कितना बड़ा लाभ? क्या ये सिर्फ एक धन्यवादहीन कार्य नहीं है? लिन शेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पहले से ही यह सोच लिया था कि स्वर्गीय सम्राट डार्क डोमेन लॉर्ड सीड को वापस चाहता है, इसलिए उसने अन्य संभावनाओं के बारे में नहीं सोचा। अभी भी समझ में नहीं आया। सम्राट तियानशु द्वारा इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य आपको डार्क डोमेन लॉर्ड सीड लेने देना है, जो आपको बिना किसी खर्च के दिया गया एक बहुत बड़ा लाभ है। उन्होंने आपको न्याय करने की शक्ति भी दी, क्योंकि उन्हें डर था कि आप जीत नहीं पाएंगे। यदि आप अभी भी डार्क डोमेन लॉर्ड सीड नहीं पा सकते हैं, तो आप केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं, तियानजुन ने कहा। क्या ऐसा है? मुझे उसे डार्क डोमेन लॉर्ड सीड नहीं सौंपना है। लिन शेन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रकम उसकी झोली में आ सकती है। इतने बड़े हंगामे के बाद, हालांकि शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि अंतिम पुरस्कार डार्क डोमेन लॉर्ड सीड था, फिर भी पुरस्कार दिए जाने पर इसकी घोषणा करनी होगी। हर कोई जान जाएगा कि पुरस्कार किसे मिला। क्या आपको लगता है कि सम्राट तियानशु अभी भी इसे वापस लेना चाहेंगे? इसके अलावा उनके पास इसका क्या उपयोग है? तियानशुन ने कहा। इसका उपयोग उसके बच्चों के लिए किया जा सकता है। लिन शेन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा सौभाग्य वास्तविक हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक कि आप संभवतः सम्राट तियानशु के नाजायज बेटे न हो, तो वह इसे आपको क्यों देगा? लेकिन एक बात तो तय है, वह डार्क डोमेन लॉर्ड सीड को सीधे अपने बच्चों को नहीं दे सकता, और उसे विश्वास नहीं है कि उसके बच्चे इसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा यह आपके पास नहीं आता, तियानशुन ने कहा। तियानशुन ने कुछ देर रुककर कहा, इस तर्क के अनुसार डार्क डोमेन लॉर्ड सीड के लिए एक प्रतियोगी होना चाहिए, जिससे सम्राट तियानशु भी डरता है, और उसके बच्चों में से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। सेलेस्टियल रेस में कुछ लोग हैं जिनसे सम्राट तियानशु डरता है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में सम्राट तियानशु के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और प्रतियोगिता में भाग भी ले सकता है, वह है एनसाई का बेटा, एनजियाहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो इस बार आपका मुख्य प्रतिद्वंद्वी एनजियाहे होगा। उससे निपटना आसान नहीं है। उसकी प्रतिभा सेलेस्टियल रेस में सबसे बेहतरीन में से एक है, वह मार्शल आर्ट के बहुत ऊंचे स्तर पर है, और उसके तरीके अंतहीन हैं। इसके अलावा एक निर्वाण स्तर के पावरहाउस के रूप में आपने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया है, इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, तियानजुन ने कहा, फिर हंसा। यह मेल खाता है, क्योंकि सम्राट तियानशु ने आपको जज बनाया है ताकि आप अपना रास्ता खुद खोज सकें, चाहे वह नियमों का उपयोग करना हो या कोई अन्य रणनीति। किसी भी मामले में आप एनजियाहे को डार्क डोमेन लॉर्ड सीड नहीं लेने दे सकते। मुझे लगता है कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड वास्तव में सम्राट तियानशु का नहीं है। एनजियाहे को स्वाभाविक रूप से डार्क डोमेन लॉर्ड सीड लेने में सक्षम होना चाहिए था, और सम्राट तियानशु ने एनजियाहे को इसे पाने से रोकने के लिए इतनी परेशानी खड़ी की है। सब कुछ कहने और करने के बाद, मैं अभी भी सिर्फ एक उपकरण हूं, लिन शेन ने आह भरी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो एक उपकरण बनना जो डार्क डोमेन लॉर्ड सीड जैसी चीज को छीन सकता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। सम्राट तियानशु आपके लिए अच्छे रहे हैं, तियानशुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप वास्तव में सम्राट तियानशु के नाजायज बेटे नहीं हैं? क्या तुम्हें मुझ पर कोई पंख दिखाई दे रहा है? लिन शेन ने असहाय होकर कहा। एनजियाहे बहुत शक्तिशाली है। यदि आप निर्वाण स्तर पर होते, तो उसे हराने की आपकी संभावना काफ़ी अधिक होती। अब आपको और अधिक रणनीतियों के बारे में सोचना होगा। यहाँ क्या है, मैं ये जिंग और अन्य लोगों से आपकी मदद करवाता हूँ, लेकिन बाकी के लिए आपको खुद ही सब कुछ पता लगाना होगा, तियानजुन ने कहा। संचार समाप्त होने के बाद लिन शेन ने स्फूर्ति महसूस की। यदि यह वैसा ही है जैसा कि तियानशुन ने कहा था कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड को अपने पास रखने में सक्षम होना, तो निर्वाण के साथ समस्या वास्तव में हल हो जाएगी, बिना वेई को उस पर फिर से हमला करने की आवश्यकता होगी। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। क्या ऐसा नियम बनाना संभव है जो सीधे तौर पर एनजियाहे को खेल से बाहर कर दे? लिन शेन वास्तव में नियम बदलना चाहते थे ताकि केवल आरोही ही प्रतिस्पर्धा कर सकें, निर्वाण प्राणियों को छोड़कर। इस बारे में सोचते हुए उसे पता था कि ऐसा करना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो उसका प्रतिद्वंद्वी अब एनजियाहे नहीं बल्कि डीन एनजी होगा। अगर मैं एनजियाहे को बाहर नहीं निकाल सकता तो मैं इसे अपने पक्ष में थोड़ा और बदल दूंगा। एक बैंड को मंच पर लाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर प्रतियोगिता स्थल पर अपनी नज़रें टिका दीं। ऐसी प्रतियोगिता निश्चित रूप से स्काई पिनिकल स्टार के शहर में आयोजित नहीं की जा सकती थी।
लिनशेन कठोर परिस्थितियों वाले एक ग्रह को खोजने की योजना बना रहा था जहां उसके कौशल को अधिकतम करने की अनुमति होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर नहीं, आत्मा के आधार और पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, अन्यथा आरोही स्तर के लोग बहुत अधिक नुकसान में होंगे। लिनशेन ने योजना बनाई कि कैसे निर्वाण स्तर के प्रतियोगियों के लाभ को यथासंभव कम किया जाए ताकि वह एनजीआई को हरा सके। शेड्यूल भी व्यवस्थित करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले कुछ निर्वाण प्राणियों को ढूंढूंगा ताकि एनजीआई को थका सकूं, साथ ही उसकी असली क्षमताओं की भी जांच कर सकूं। लिनशेन को अचानक रेफरी और प्रतियोगी की दोहरी भूमिका से खुशी महसूस हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि कई लोग अंदरूनी सूत्र की स्थिति के लिए लालायित थे। लिनशेन ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में जाकर उसके प्रमुख को बताया कि स्वर्गीय सम्राट एक प्रतियोगिता आयोजित करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने उसे अपने विनिर्देशों के अनुसार प्रतियोगिता नियमों का एक सेट तैयार करने के लिए कहा। सुनने के बाद एनसाई ने लिनशेन को एक सुझाव दिया, डीन, हम प्रतियोगिता में पुनरुद्धार प्रणाली क्यों नहीं लागू करते? दुर्घटना की स्थिति में अभी भी दूसरा मौका होगा। निष्पक्षता, हम जो प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं वे निष्पक्ष होनी चाहिए। हमें किसी भी प्रतियोगिता प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए जो निष्पक्षता को बुरी तरह प्रभावित करती है, लिनशेन ने जोर से कहा, लेकिन अंदर से उसे पुनरुद्धार प्रणाली का विचार वास्तव में पसंद आया, जो उसे गलती करने पर दूसरा मौका देगा। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी डीन एनई के संरक्षण में था, जो निश्चित रूप से उसे ऐसी प्रणाली को लागू करने की अनुमति नहीं देगा और यहां तक कि इसे उसके खिलाफ भी कर सकता है। एनसाई ने लिनशेन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतियोगिता के नियमों पर काम करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह समाप्त हो जाती तो लिनशेन पहले उनकी समीक्षा करता। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वह पंजीकरण शुरू करने के लिए घोषणाएं जारी करना शुरू कर देता। पंजीकरण की अवधि कम होनी चाहिए ताकि बहुत से लोग साइन अप न कर सकें। बहुत से निर्वाण स्तर के पावरहाउस का पंजीकरण होना भी लिनशेन के लिए परेशानी भरा होगा। जब लिनशेन इस बात पर विचार कर रहा था कि एनजीआई को कैसे निशाना बनाया जाए, उसी समय एनजीआई एनई के लिए चाय बना रही थी। पिताजी, क्या आपके और स्वर्गीय सम्राट के बीच ये समझौता नहीं हुआ था कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड आपका होना चाहिए? अब प्रतिस्पर्धा क्यों हो रही है? एनजीआई ने ताज़ी बनी चाय एनई के पास लाकर रख दी। यदि आप प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं तो डार्क डोमेन लॉर्ड सीड अभी भी आपका ही रहेगा, एनई ने उदासीनता से कहा। ये सच है, अमरों की भागीदारी के बिना एनई ने नहीं सोचा था कि दिव्य जाति की युवा पीढ़ी में कोई भी ऐसा था जो उससे पहला स्थान ले सकता था। इसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि प्रतियोगिता का इनाम डार्क डोमेन लॉर्ड सीड था। भले ही उन्हें बीज के बारे में पता था, लेकिन उन्हें इसके वास्तविक उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डार्क डोमेन लॉर्ड सीड नाम सम्राट तियांशु और एनई ने संयोगवश गढ़ा था। बाहरी लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह वास्तव में क्या था। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के उस नए डीन से सावधान रहें, एनई ने एनजीआई को सलाह दी और अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया। प्रतियोगिता सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित नहीं की गई है, क्या वह फिर भी भाग ले सकता है? एनजीआई थोड़ा चौंका। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट इस प्रतियोगिता का प्रभारी है, स्वाभाविक रूप से वे ही नियम निर्धारित करते हैं, एनई ने उदासीनता से कहा। यह हमारे लिए नुकसानदेह है, एनजीआई ने सोचा। क्या हमें प्रतियोगिता की मेज़बानी के अधिकार अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए? यदि हम प्रतियोगिता आयोजित करते हैं तो क्या आपको लगता है कि स्वर्गीय सम्राट सहमत होंगे? एनई ने चाय का आनंद लेते हुए पूछा। तो फिर चलो बाधाओं को दूर करने के लिए अपने लोगों को प्रतियोगिता में भेजते हैं, एनजीआई ने एक पल सोचने के बाद सुझाव दिया। मैंने पहले ही लिनशेन की ताकत का परीक्षण कर लिया है और उसके पास वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं, उसके कौशल दुर्जेय हैं। हालांकि उसकी ब्लेड तकनीक व्यवस्थित नहीं है। सच्चे विशेषज्ञों के खिलाफ यह एक घातक कमजोरी है। इसके अलावा वह केवल आरोही स्तर पर है और मेरे साथ मुकाबला करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है। मेरा एकमात्र डर यह है कि वह प्रतियोगिता के नियमों के साथ गंदा खेल खेलेगा। किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। यदि स्वर्गीय सम्राट नहीं चाहता कि तुम डार्क डोमेन लॉर्ड सीड प्राप्त करो और वह लिनशेन का उपयोग कर रहा है, तो वह स्पष्ट रूप से मानता है कि लिनशेन तुम्हारे हाथों से डार्क डोमेन लॉर्ड सीड छीनने में सक्षम है, एनई ने कहा। एनजीआई ने सिर हिलाया और कहा, पिता की चिंता जायज़ है। अगर ऐसा है तो हमें उनके गुप्त तरीकों से सावधान रहना चाहिए। मेरी अकादमी में पहले से ही कई उत्कृष्ट निर्वाण प्राणी हैं जिनमें से सभी की असाधारण पहचान है। मैं उन सभी को प्रतियोगिता में भाग लेने दूंगा। निश्चित रूप से वह जनता की चौकस निगाहों के सामने सभी को खत्म नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो तियान, ची और एन परिवारों के वे रईस भी उसे नहीं छोड़ेंगे। सम्राट तियांशु के संरक्षण के बावजूद जनता का गुस्सा भड़काने से उसे स्काई पिनेकल स्टार पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। लिनशेन को साई द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता नियम प्राप्त हुए थे और उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हुई।
नियमों में निर्वाण प्राणियों पर अधिकतम प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा आत्मा आधार और पालतू जानवरों के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई थी। यद्यपि आरोही भी समान रूप से सीमित थे, लेकिन निर्वाण प्राणियों को पराजित करना काफी कठिन होगा यदि उन्हें निर्वाण पालतू जानवरों और निर्वाण आध्यात्मिक आधारों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। लिन शेन ने नियमों पर विचार करने के बाद साई से प्रतियोगिता के लिए नामांकन की घोषणा करने को कहा। अचानक लिन शेन की जेब से एक लाल कंडरा जैसी वस्तु बाहर निकली। डेथ पाउडर ने अपना दूसरा निर्वाण प्राप्त कर लिया है। लिन शेन ने अपने दिल में खुशी की लहर महसूस की और फिर तुरंत कुछ सोचा और जल्दी से फिर से साई से संपर्क किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से साई ने अभी तक प्रतियोगिता के नियम जारी नहीं किए थे। लिन शेन ने उसे पालतू जानवरों की अनुमति देते हुए स्पिरिट बेस के उपयोग को रोकने के लिए उन्हें संशोधित करने को कहा। साई ने बार बार यह पुष्टि करने के लिए कहा कि परिवर्तन करने से पहले पालतू जानवरों को अनुमति है या नहीं, और फिर प्रतियोगिता की सूचना जारी की जिसमें पंजीकरण की अवधि केवल 3 दिन की थी। केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता के लिए पुरस्कार था, कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं था। इसके अलावा अंतिम पुरस्कार एक गुप्त रहस्य बना रहा। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिन शेन ने सोचा था कि बहुत अधिक पंजीकरणकर्ता नहीं होंगे। जब समय आएगा तो वह ये जिनकी 4 देवियों को पहले आगे बढ़कर अनजियाहे की ताकत और कमजोरियों की जांच करने की व्यवस्था करेगा, उसके बाद खुद आगे बढ़कर अनजियाहे को खत्म कर देगा। डेथ पाउडर के दूसरे निर्वाण से गुजरने के बाद लिन शेन को लगा कि अनजियाहे को खत्म करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लिन शेन ने डेथ पाउडर की विशेषताओं की जांच की और पाया कि इसकी 4 आयामी विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं आया था, वे अभी भी पहले जैसी ही थीं। एकमात्र परिवर्तन निर्वाण विशेषताओं में हुआ। डेथ पाउडर की पिछली विशेषता का नाम ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग एविल डेथ लाइट था और अब इसका नाम ट्रू एक्सट्रीम एविल स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव डेथ रे रखा गया है, जो कि बहुत लंबा नाम है। लिन शेन ने इसका परीक्षण करने के लिए एक स्थान ढूंढा और पाया कि डेथ पाउडर की निर्वाण शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। इसने न केवल अपनी पिछली विनाशकारी शक्ति को बरकरार रखा, बल्कि चांगहेन डोंगली के समान विघटनकारी क्षमता भी हासिल कर ली थी। ये वास्तव में शक्तिशाली है। केवल विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में डेथ पाउडर की निर्वाण शक्ति को शीर्ष स्तर पर माना जाना चाहिए, लिन शेन ने टिप्पणी की, क्योंकि उन्होंने डेथ पाउडर को चारों ओर घुमाया, यह महसूस करते हुए कि इसका उपयोग करना काफी सुविधाजनक था। यद्यपि लिन शेन की तलवारबाजी और पंखे की तकनीक काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन वे डेथ पाउडर के साथ तुलना करने लायक नहीं थे। वास्तविक चरम दुष्ट संहारक विनाशकारी मृत्यु किरण, जो किसी भी चीज को नष्ट और समाप्त कर सकती थी, ऐसी चीज नहीं थी जिसे ये 2 प्रकार के कौशल हल कर सकते थे। लिन शेन की स्क्रैप स्वॉर्ड स्निप तकनीक ट्रू एक्सट्रीम ईविल स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव डेथ रे को काटने में विफल रही और इसके बजाय ब्लेड क्यूई को डेथ रे द्वारा मिटा दिया गया। स्क्रैप तलवार और म्यान के भौतिक शरीर ने मौत की किरण को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वे बस इतना ही कर पाए। वे इसे काट नहीं पाए और लिन शेन को बहुत दूर तक पीछे हटना पड़ा, उसकी म्यान उसके हाथ से फिसल गई। अपने कौशल को पूरी तरह से सक्रिय करने के बाद और कॉन्ट्रेरियन के साथ विलय के बाद लिन शेन ने स्क्रैप स्वॉर्ड स्निप का उपयोग करके डेथ रे को काटने में बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की, और इसके लिए स्क्रैप स्वॉर्ड और उसके भौतिक म्यान के संयोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्लेड क्यूई पूरी तरह से बेकार था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक अकेला स्क्रैप तलवार कौशल मृत्यु किरण को काट नहीं सकता था और उन्नत मृत्यु किरण वास्तव में भयानक थी। जब लिन शेन डेथ पाउडर की क्षमताओं का अध्ययन कर रहे थे, तब एन साई ने उन्हें एक संचार अनुरोध भेजा। आंटी साई, क्या हुआ? लिन शेन ने पूछा, ये देखते हुए कि एन साई की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब लग रही थी। डीन, पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक है। सेलेस्टियल, अन और ची परिवारों के कई रईसों ने पंजीकरण कराया है और कई राजकुमारों ने भी नामांकन कराया है। अनसाई ने जटिल भाव के साथ कहा। यह उनके शुरुआती अनुमान से बिल्कुल अलग था। इतने सारे मजबूत प्रतिस्पर्धियों के पंजीकरण के साथ प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा। लिन शेन को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, जिन्होंने पंजीकरण कराया है, क्या वे सभी पहले एनजियाहे के हे फैमिली एकेडमी में पढ़े हैं? एनसाई थोड़ा चौंकी और जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, एक क्षण रुकिए। पंजीकरण सूची की जांच करने के बाद एनसाई ने जल्दी से कहा, डीन, आप सही थे। अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी अगली किताब माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपका इंतजार कर रही है। लिन शेन को और भी अधिक यकीन था कि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी अनजियाहे ही होगा। कोई भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अगर वे इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें शामिल होने दें। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। ये जिंग 4 लेडीज़ के पंजीकरण फॉर्म वापस ले लें, वे अब इसमें भाग नहीं लेंगी। इसके बजाय कुछ एस्केंडल्स को प्रतियोगिता के लिए पंजीकृत करवाएं, लिन शेन ने निर्देश दिया। एनसाई ने लिन शेन के इरादे समझ लिए और तुरंत काम में लग गई। लिन शेन जानता था कि वह तीनों परिवारों के कुलीन बेटों को पंजीकरण से नहीं रोक सकता और एनजियाहे का कदम काफी निर्दयी था।
अगर उसने प्रतियोगिता में धांधली करने की हिम्मत की तो वह तीनों परिवारों को नाराज कर देगा, जिससे उसके लिए स्काई पिनेकल स्टार पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनजियाहे की महत्वाकांक्षा वाकई बहुत बड़ी है, लिनशेन ने खुद से ठंडे मन से सोचा। शायद वह चाहता है कि उसकी हे फैमिली अकादमी सुप्रीम अकादमी के नक्शे कदम पर चले और सेलेस्टियल रेस और यहाँ तक कि उसके अधीन अन्य जातियों से सभी प्रतिभाओं को इकट्ठा करे। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट तियानशु उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पंजीकरण अवधि केवल 3 दिन की थी, फिर भी पंजीकरण कराने वालों की संख्या बढ़ती रही, जिनमें दिव्य जाति के कई प्रसिद्ध निर्वाण प्राणी भी शामिल थे। कई शीर्षस्थ निर्वाण प्राणियों ने, जिन्होंने नस्लीय रैंकिंग युद्धों में भाग भी नहीं लिया था, इस प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराया था, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि पुरस्कार क्या है। अब पूरी सेलेस्टियल रेस सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही थी और कई लोग हैरान थे। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट अब वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था और पुरस्कार बहुत मामूली थे। यह इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है कि इतने सारे कुलीन परिवारों के वंशज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। दिन बाद लिनशेन और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के प्रमुख लोगों ने एक साथ पंजीकरण फॉर्म पर चर्चा की। सूची में कई दुर्जय निर्वाण प्राणी थे, जिनमें से एक भी कमजोर नहीं था, और उनमें से सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से अनजियाहे था। लॉजिस्टिक्स चीफ, मैच जोड़ियों को डिजाइन करें। उन दुर्जय निर्वाण प्राणियों को एनजियाहे के खिलाफ और सभी आरोही को मेरे खिलाफ व्यवस्थित करें ताकि फाइनल में मेरी आसानी से प्रगति सुनिश्चित हो सके, लिनशेन ने कहा। मैं इसमें अच्छा हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दो, रसद प्रमुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे साई की मदद की आवश्यकता होगी। मुझे पहले इन लोगों के संबंधों को समझना होगा और फिर मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। साई, लिनशेन ने अनसाई की ओर रुख किया। कोई समस्या नहीं, अनसाई ने सिर हिलाया। वाइस डीन एन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, डीन, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या वे परिवार तैयार होंगे? समूहों को निष्पक्ष लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाता है। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हो सकता? लिनशेन ने चिशिन्हुओं की ओर देखते हुए कहा, हो, लॉटरी निकालने का काम तुम्हें सौंपा गया है। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे सभी प्रतिद्वंद्वी आरोही हों और कठिन प्रतिद्वंद्वी अनजियाहे को दे दो। आप चिंता मत करो, डीन, इसे मुझ पर छोड़ दो, चिशिन्हुआ ने हंसते हुए कहा। डीन, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए एनजियाहे की देखभाल करूं? वाइस डीन कियाओ ने अचानक कहा। आप एनजियाहे से निपट सकते हैं। लिनशेन ने वाइस डीन कियाओ की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा। मुझे गलत मत समझिए, डीन, मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, वाइस डीन कियाओ ने मुस्कुराते हुए समझाया। मेरे कुछ एनजियाहे की चाचियों के साथ संबंध हैं, मैं उसे अखाड़े में प्रवेश करने से रोकने का कोई रास्ता निकाल सकता हूँ। लिनशेन ने वाइस डीन कियाओ को अंगूठा दिखाया। बूढ़े कियाओ, आपके पास वाकई कुछ विचार हैं, लेकिन इस बार उसे परेशान न करें। उसका आना जरूरी है, उसके बिना प्रतियोगिता आगे नहीं बढ़ सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस कह दीजिए, वाइस डीन कियाओ ने बहुत सज्जनता से कहा। भले ही हम उन बाधाओं को दूर कर लें, फिर भी अंत में हमें एनजियाहे का सामना करना पड़ेगा। आपको सावधान रहना चाहिए, डीन, उस आदमी से निपटना आसान नहीं है। सेलेस्टियल रेस के निर्वाण प्राणियों में केवल कुछ ही हैं जो उसे हरा सकते हैं, वाइस डीन ने टिप्पणी की। क्या ऐसा है? अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं? लिनशेन ने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा। उसने शुरू में सोचा था कि सेलेस्टियल रेस में एनजियाहे पहले से ही नंबर 1 था। मैं सिर्फ अंकल तियानजिक्सिया के बारे में सोच सकता हूँ, वाइस डीन एन ने संकुचित आंखों से कहा। डीन, लिटिल इंपीरियल अंकल के साथ आपके संबंध अच्छे हैं और एन फैमिली फर्स्ट मेंशन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर उन्हें मदद के लिए आमंत्रित किया जा सके तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, मैं ऐसा कैसे नहीं सोच सकता था? लिनशेन ने अपनी जांघ पर थपकी दी। वाइस डीन एन ने वास्तव में उसे याद दिलाया। वह लगातार इस बारे में सोच रहा था कि अनजियाहे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि उसके पक्ष में ऐसा कोई नहीं था जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अनजियाहे को हरा सके। हालांकि ये जिंग और अन्य लोगों में योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन अकेले एनजियाहे का सामना करने पर उनके पास निश्चित रूप से जीतने का कोई मौका नहीं था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। ओयांग यूडू और वेई वुफू ने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया था, इसलिए वे भी अस्थायी रूप से चित्र से बाहर थे। वह इस बात पर इतना केंद्रित था कि वह खुद एनजियाहे के खिलाफ कैसे जीत सकता है। वह चाचा तियानजिक्सिया के बारे में भूल गया था। यदि अंकल तियानजिक्सिया मदद करने के लिए तैयार होते तो लिनशेन को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। रेफरी और प्रतियोगी दोनों होना वैसे भी उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होता। बैठक के बाद लिनशेन ने अंकल तियानजिक्सिया से संपर्क किया, स्थिति को विस्तार से समझाया और पूछा कि क्या वह मदद कर सकते हैं। चाचा तियानजिक्सिया का एन परिवार के साथ संबंध शुरू से ही अच्छा नहीं था और लिनशेन के प्रति उनके एहसान को देखते हुए उन्होंने अनुरोध सुनने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने पर सहमति व्यक्त की।
लिन शेन ने चाचा तियानजिक्सिया की ताकत देखी थी और उसके हाथ में 10 दिशाओं वाले भूत देवता का वध करने वाला ब्लेड होने के कारण वह निर्वाण प्राणियों के बीच एक अजेय अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ तक कि लिन शेन की वर्तमान ताकत और डेथ पाउडर के साथ मिलकर भी वह अंकल तियानजिक्सिया को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक एनजियाहे जैसे युवा साथियों की बात है जो अंकल तियानजिक्सिया के खिलाफ लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, वे अभी भी सक्षम नहीं थे। इसका मतलब ये था कि लिन शेन को स्वयं कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। लिन शेन ने एनसाई से अंकल तियानजिक्सिया के लिए पंजीकरण फॉर्म तैयार करवाया और उनका समूह स्वाभाविक रूप से वह समूह बन गया जिसका लिन शेन पहले भी हिस्सा रह चुके थे। इसे बहुत ज़्यादा स्पष्ट न करने के लिए लिन शेन ने लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर से समूहों में कुछ बदलाव करवाए, तियानजिक्सिया को वार्म अप करने के लिए कुछ कम दुर्जय निर्वाण प्राणियों को यादृच्छिक रूप से सौंपा ताकि अत्यधिक थकावट को रोका जा सके। इस तरह तियानजिक्सिया एनजियाहे से बेहतरीन स्थिति में निपट सकता था। एक बार जब तियानजिक्सिया प्रतियोगिता जीत गया तो डार्क डोमेन लॉर्ड सीड सुरक्षित रूप से लिन शेन के हाथों में आ जाएगा। जिस दिन प्रतियोगिता शुरू हुई उस दिन एनजियाहे और अन्य लोगों ने समूह के नामों की सूची देखी। दूसरों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनजियाहे थोड़ा हैरान रह गए क्योंकि उसने सूची में लिन शेन का नाम नहीं देखा था। क्या हो रहा है? लिन शेन प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहा है? असमंजस में एनजियाहे ने फिर से सूची की जांच की और जब उसने तियानजिक्सिया का नाम देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। छोटे शाही चाचा तियानजिक्सिया वास्तव में प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। एनजियाहे का चेहरा प्रकाश और अंधेरे के बीच बदल गया। चूंकि लिन शेन ने भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए शुरू में तय स्थान बदल दिया गया। प्रतियोगिता एक खूबसूरत ग्रह पर आयोजित की गई थी जहां तापमान भी उपयुक्त था, जहां जजों को भी ये बहुत कठिन नहीं लगा। आसमान साफ था, केवल कुछ बादल छाए हुए थे। उन बादलों में से एक के बीच वास्तव में एक छोटा सा द्वीप छिपा हुआ था। मानव निर्मित समुद्र तट पर सम्राट तियानशु और अन्य नाव पर बैठे थे और छड़ों से मछली पकड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सम्राट तियानशु मछली पकड़ते समय समूह सूची देख रहा था। तियानजिक्सिया का नाम देखकर वह डांटने से खुद को नहीं रोक सका। तियानजिक्सिया भी प्रतियोगिता में कैसे शामिल हो सकता है? यह अपमानजनक है। मैं अभी जाकर उसे वापस ले आता हूँ। उसके कठोर शब्दों के बावजूद उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से स्थिर रहा। छोटे शाही चाचा भागीदारी के लिए मानदंडों को पूरा करते हैं, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना उचित है। महामहिम को नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनी ने धीरे से और जानबूझकर कहा। वह मानकों को कैसे पूरा कर सकता है? वह पहले से ही इतना बुरा है। सम्राट तियानशु ने प्रतियोगिता के नियमों पर एक और नज़र डाली और महसूस किया कि आयु प्रतिबंध हटा दिया गया था। केवल ये निर्धारित किया गया था कि अमर स्तर के प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ये तियान वह चीज़ों को कैसे प्रबंधित करता है? उम्र पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाता है। हमें नए लोगों की खेती करनी चाहिए, किसी बूढ़े व्यक्ति की नहीं। सम्राट तियानशु का गुस्सा गरजने लगा। फिर भी बहुत झिड़कने के बाद भी उसने तियानजिक्सिया को वापस बुलाने के लिए किसी को नहीं भेजा। महाराज, कृपया शांत रहें। नियम तो नियम होते हैं। चूंकि छोटे शाही चाचा उनसे मिलते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है, एनी ने शांति से कहा। आंजी, यह मेरी ओर से एक चूक थी। चाहे कोई भी जीत जाए, मैं उन्हें डार्क डोमेन लॉर्ड सीड जियाहे को सौंप दूंगा। निश्चिंत रहें, डार्क डोमेन लॉर्ड सीड निश्चित रूप से जियाहे का होगा, सम्राट तियानशु ने कहा। महाराज का वचन सोने की तरह कीमती है और इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। विजेता को डार्क डोमेन लॉर्ड सीड मिलता है, नियम को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर मेरा बेटा इसे प्राप्त करने में विफल रहता है तो यह उसकी अपनी क्षमता की कमी के कारण है, किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। महामहिम को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सम्राट तियानशु अन्य के व्यंग्य से पूरी तरह अनभिज्ञ लग रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जियाहे की प्रतिभा असाधारण है। छोटे शाही चाचा को हराना असंभव नहीं हो सकता। डार्क डोमेन लॉर्ड सीड अंततः उनका होगा। अंजी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, जैसे वह सोने वाला हो। प्रतियोगिता शुरू हुई और तियानजिक्सिया के अधिकांश प्रतिद्वंदियों ने मौके पर ही हार मान ली। यहाँ तक कि लिन शेन द्वारा व्यवस्थित नहीं किए गए लोगों ने भी तियानजिक्सिया को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एनजियाहे की तरफ से यह बहुत ही प्रतिकूल लगा। उसने जिन प्रतिष्ठित निर्वाण प्राणियों को प्रतिस्पर्धा के लिए व्यवस्थित किया था, उनमें से अधिकांश को उसके साथ समूहीकृत किया गया था। एनजियाहे के पास हर एक को हाथ से हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये लोग उसके द्वारा प्रोत्साहित थे और उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन उनसे सीधे तौर पर हार मानने के लिए कहना अवास्तविक लग रहा था। यदि कुछ लोग झुकने को तैयार भी थे या जानते थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो भी उन्हें हार स्वीकार करने से पहले उसके साथ कुछ चालें चलनी पड़ीं।
समस्या ये थी कि उसके समूह में शामिल लोग, हालांकि वे उसकी अकादमी में पढ़े थे, लेकिन उनकी हैसियत उससे बहुत कम नहीं थी। इसके अलावा उनमें से हर एक घमंडी और अभिमानी था। हार के बारे में सोचना तो दूर, वे एनजियाहे के साथ एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे वह इतना परेशान हो गया कि उसके दांत पीसने लगे। तुम इस तरह से अपना सम्मान खोने को तैयार हो जिस तरह से मुझे समूह में रखा जा रहा है। एनजियाहे ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, फिर भी अंदर ही अंदर वह लिन शेन पर भड़कने के लिए बेचैन था, जो प्रतियोगिता को देखने के लिए स्टैंड में बैठा था। लेकिन वह अपने संदेह को व्यक्त नहीं कर सका। प्रत्येक दौर के समाप्त होने के बाद वे समूहों के लिए नए सिरे से लॉटरी निकालते थे, फिर भी किसी तरह लॉटरी हमेशा उसे हे फैमिली अकादमी के उन प्रमुख निर्वाण प्राणियों के साथ एक ही समूह में रखती थी। ये दावा करने के लिए कि पर्दे के पीछे कोई हेराफेरी नहीं हुई थी, एनजियाहे को इस बात पर विश्वास नहीं होगा, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाए। न का मूल इरादा मुझसे निपटने का था, लेकिन एनजियाहे ने संघर्ष किया और उन सभी प्रतिष्ठित युवा मास्टरों को खत्म कर दिया। ये केवल एनजियाहे की स्थिति के कारण था कि कोई भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अगर कोई और होता तो ये प्रतिष्ठित युवा स्वामी इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते। तियान जिक्सिया भी बिना किसी प्रयास के रैंकों से गुजर गया। उसके ज़्यादातर विरोधी आरोही थे और कभी कभी कोई निर्वाण प्राणी सामने आता था जो दावा करता था कि वे लंबे समय से उसके प्रशंसक थे और बस छोटे शाही चाचा की शान की एक झलक देखना चाहते थे। पूरी यात्रा लगभग एक प्रशंसक सम्मेलन में भाग लेने जैसी थी। ये देखकर एनजियाहे को ये कैसे पता नहीं चल सका कि यह सब लिन शेन द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अब उसे कुछ बातों का पछतावा हुआ। उसने लिन शेन से इतनी बेशर्मी से धोखा देने की उम्मीद नहीं की थी। उसे इतने सारे प्रतिष्ठित युवा मास्टर्स को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। अब वह लिन शेन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के लिए मुश्किल स्थिति में थे, लेकिन लिन शेन तो प्रतिस्पर्धा में भी नहीं थे, इसलिए उन पर आरोप कैसे लगाया जा सकता था। ये कहना कि उसने छोटे शाही चाचा के लिए धोखा किया, जब तक एनजियाहे पागल नहीं हो जाता वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। एनजियाहे ने हर संभावित स्थिति के लिए योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी लिन शेन से बदलकर छोटा शाही चाचा बन जाएगा। अब उसकी सारी पहले की योजनाएं बेकार हो गईं। अब केवल एक ही काम बाकी था, पहला स्थान प्राप्त करना और डार्क डोमेन सीड प्राप्त करना, अन्यथा ये पूरी तरह से हार होगी। हालांकि छोटे शाही चाचा तियान जिक्सिया को हराना कोई आसान काम नहीं था, फिर भी एनजियाहे के पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि द्वैत निर्वाण उसके लिए बहुत मायने रखता था। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया और आसानी से ग्रैंड फाइनल में प्रवेश किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एनजियाहे और तियान जिक्सिया के बीच विजेता इस प्रतियोगिता का चैंपियन होगा और रहस्यमय भव्य पुरस्कार अर्जित करेगा। समझदार नजरों के लिए पिछले मैच एक तमाशा मात्र थे, केवल यह अंतिम लड़ाई वास्तव में गंभीर थी। प्रतिष्ठित युवा मास्टर्स ने भी एनजियाहे के प्रदर्शन को देखा। वे अच्छी तरह से जानते थे कि एनजियाहे उन्हें सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के नए डीन को परेशान करने के लिए लाया था, लेकिन वह खुद नुकसान में पड़ गया। वे सभी उत्सुक थे कि एनजियाहे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के खिलाफ कैसे जवाबी हमला करेगा, क्योंकि तियान जिक्सिया को हराना कोई आसान काम नहीं था। छोटे शाही चाचा, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें, एनजियाहे ने आगे बढ़ते हुए झुककर कहा। चलो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, तियान जिक्सिया ने जवाब दिया। अपनी पीठ पर एक लंबा बॉक्स ले जा रहा था, जिसमें 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाला ब्लेड था। प्रतियोगिता के दौरान उसे 10 दिशाओं के भूत देवता वध ब्लेड का उपयोग करने का मौका नहीं मिला था, यहाँ तक कि वह बड़ा हथौड़ा भी नहीं जिसे वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी कहानियों की खोज करें। फिर तियान जिक्सिया ने अपने हाथ में बड़ा हथौड़ा घुमाया और उसे सीधे एनजियाहे की ओर मारा। इस हथौड़े की ताकत पहाड़ों को तोड़ सकती थी, लेकिन एनजियाहे ने, हालांकि उसने अपनी कमर में एक लंबी तलवार बांध रखी थी, अभी तक उसे नहीं निकाला था। उसकी हरकतें किसी प्रेत की तरह थीं, जो तियान जिक्सिया के चौड़े झूलों के बीच से गुजरती घुमती थीं। तूफान की तरह भयंकर हथौड़ा उसके कपड़े के किनारे को भी नहीं छू पाया। तियान जिक्सिया अधीर नहीं था। अचानक उसने हथौड़े को जमीन पर पटक दिया। हथौड़े से भयानक लपटें उठने लगीं, जो बम की तरह फटने लगीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जमीन फट गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और विस्फोट की ताकत ने एनजियाहे को हवा में उछाल दिया। उसका शरीर अब एक सफ़ेद जेट जैसे कवच में लिपटा हुआ था। क्या अब हम गंभीरता से लड़ सकते हैं? तियान जिक्सिया ने अपने कंधे पर बड़ा हथौड़ा रखते हुए आकाश में एनजियाहे की ओर देखते हुए कहा। आज छोटे शाही चाचा के खिलाफ लड़ना एक सम्मान की बात है, जिसके लिए मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है, एनजियाहे ने कहा, जैसे ही उसने अपनी कमर से तलवार निकाली और उसे धीरे से निकाला। ब्लेड का रंग पानी की तरह हरा था, उसका शरीर एक निर्जन झरने जैसा था और उसके किनारे से बर्फीली चमक निकल रही थी। बढ़िया ब्लेड, तियान जिक्सिया ने एनजियाहे के हाथ में चाकू को देखते हुए टिप्पणी की।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो चाकू आप पकड़े हुए हैं वह प्रसिद्ध रीपर्स डिक्री है, जिसे मास्टर तलवार बनाने वाले जोंग जिक्वान ने गढ़ा है। सही है। छोटे शाही चाचा की आंखें बहुत अच्छी हैं और उनकी सूझबूझ भी अच्छी है। वास्तव में ये चाकू मास्टर जोंग जिक्वान द्वारा तैयार किया गया रीपर का फरमान है, एनजियाहे ने जवाब दिया। हालांकि फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रीपर के फरमान को एक तरफ फेंक दिया और म्यान को अपने हाथ में ले लिया। हर कोई कुछ हद तक हैरान था। एनजियाहे के इरादे को समझ नहीं पा रहा था, सोच रहा था कि उसने प्रसिद्ध ब्लेड को क्यों फेंक दिया और केवल उसका म्यान क्यों पकड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई खराबी आ गई हो और उसने गलत चीज़ फेंक दी हो? इसका क्या मतलब है? तियान जिक्शिया ने एनजियाहे की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। एनजियाहे ने मुस्कुराते हुए समझाया, हम दोनों ही सेलेस्टियल रेस का गौरव हैं, हमें एक दूसरे से मौत तक नहीं लड़ना चाहिए। हम में से किसी को भी चोट पहुंचाने से केवल उन लोगों को खुशी होगी जो नफरत करते हैं, और यह हमारी जाति के लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि मेरी ब्लेड तकनीक बहुत तेज है और इससे चोट लगना तय है, इसलिए मैं किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए केवल म्यान से ही लड़ूंगा। एनजियाहे के शब्द शालीन थे और यहाँ तक कि लिन शेन को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि एनजियाहे के प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद उनके प्रति किसी भी तरह की बुरी भावना रखना मुश्किल था। दुर्भाग्य से ऐसे शब्दों का तियान जीक्सिया पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। तियान जीक्सिया ने बहुत से अलग अलग प्रकार के लोगों को देखा था। एनजियाहे द्वारा उसे कुछ शब्दों से प्रभावित करने का प्रयास करना असंभव था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान जिक्शिया ने अपने हाथ में लिए विशाल हथौड़े से जमीन पर प्रहार किया। जमीन में फंसा रीपर का फरमान कंपन से उड़ गया और ठीक एनजियाहे के सामने आ गिरा। एक जूनियर के रूप में आपके पास अभी भी मुझे घायल करने की क्षमता नहीं है। यदि आप कर सकते हैं तो बस अपने कौशल का उपयोग करें, ताकि आपको बाद में हारने के लिए बहाने बनाने की जरूरत न पड़े। ये बहुत परेशानी की बात है, तियान जिक्सिया ने अधीरता से कहा। तियान जिक्सिया को अपनी रणनीति से अप्रभावित देखकर एनजियाहे के पास रीपर के फरमान को पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने गंभीरता से तियान जिक्सिया से कहा, चूंकि छोटे शाही चाचा जोर दे रहे हैं, इसलिए मुझे उनका पालन करना होगा। लेकिन कृपया सावधान रहें चाचा, इस प्रहार से मेरा लक्ष्य आपके बाएं कंधे को घायल करना है। चलो, तियान जिक्सिया ने मजाक को ध्यान में न लेते हुए उत्तर दिया, जिससे एनजियाहे को अपना दिखावा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सावधान रहो, एनजियाहे ने कहा और अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित होकर तियान जिक्शिया की ओर दौड़ पड़ा। तियान जिक्शिया स्वर्ग को सहारा देने वाले एक स्तंभ की तरह सीधा खड़ा था और ठंडी आंखों से उसे देख रहा था। जैसे ही एनजियाहे ने तियान जिक्सिया को पार किया, सभी ने देखा कि तियान जिक्सिया ने अचानक अपना विशाल हथौड़ा उठा लिया। हालांकि वे एनजियाहे के ब्लेड के प्रहार को देखने में असफल रहे। झंकार! अचानक एक भयानक ध्वनि हवा में फैल गई और दर्शकों ने तियान जिक्सिया के बाएं कंधे पर खून को फूलों की तरह खिलते देखा, जहां एक कवच को छेद दिया गया था, जिससे एक गहरा, हड्डी जितना गहरा घाव दिखाई दिया। क्या तेज ब्लेड है! देखने वाली भीड़ के चेहरे बेचैनी से बदल गए, क्योंकि निर्वाण स्तर के साथियों में से भी अधिकांश ने स्पष्ट रूप से एनजियाहे की ब्लेड को चलते हुए नहीं देखा था। संस्थान में अध्ययन करने वाले कई छात्रों ने सराहना करते हुए कहा, शिक्षक जियाहे वास्तव में असाधारण हैं। ऐसी ब्लेड के साथ दुनिया में उनका मुकाबला करना मुश्किल है। अगर वे हथियार रैंकिंग में भाग लेते हैं तो मुझे डर है कि उनका स्कोफिस्ट गॉड से भी आगे निकल जाएगा। सम्राट तियानशु भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जियाहे की ब्लेड की इतनी तेज गति उल्लेखनीय थी, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसी ब्लेड तकनीक क्यों नहीं देखी? ये तो बस उसकी स्वयं निर्मित ब्लेड तकनीक के साथ खिलवाड़ है, ये सम्राट के ध्यान के योग्य नहीं है, एनी ने टिप्पणी की। इस उम्र में इस तरह की ब्लेड तकनीक बनाने के लिए जियाहे की प्रतिभा शायद हमारी दिव्य जाति के लिए उत्कृष्टता का एक सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाला शिखर है। वास्तव में डार्क डोमेन लॉर्ड सीड के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, सम्राट तियानशु ने संतुष्टि के भाव के साथ घोषणा की। क्या तेज ब्लेड है, तियान जिक्सिया ने कहा, एनजियाहे को देखते हुए और अपनी प्रशंसा भी व्यक्त करते हुए। छोटे शाही चाचा, क्या हम यहीं पर बात खत्म कर लें और हाथ मिलाकर बात खत्म कर लें? एनजियाहे ने पूरी शालीनता के साथ प्रस्ताव रखा। यदि तियान जिक्सिया अब हार मान लेता है तो वह अपनी कुछ प्रतिष्ठा बचा सकता है, लेकिन अंततः एनजियाहे के खिलाफ अंतिम इनाम पर उसका कोई दावा नहीं होगा। साथ हाथ मिलाओ और शांति बनाओ, ऐसा प्रहार पर्याप्त नहीं है, तुम्हें और अधिक कौशल दिखाने की आवश्यकता है, तियान जिक्शिया ने शांति से कहा। छोटे शाही चाचा, हम दोनों ही दिव्य जाति के स्तंभ हैं, हमें मौत तक क्यों लड़ना चाहिए? एनजियाहे ने आह भरी। फिर भी तियान जिक्शिया ने उसकी उपेक्षा की, अपने हाथ से बड़ा हथौड़ा एक तरफ फेंक दिया और अपनी पीठ से लंबा बक्सा उतारकर सीधे जमीन में गाड़ दिया। उसने एक हाथ से लंबे बक्से के ऊपरी हिस्से को खोला, जबकि दूसरे हाथ से उसने अंदर पहुंचकर 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाला ब्लेड निकाला।
जैसे ही ब्लेड का अनावरण हुआ, सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी बढ़ती जानलेवा आभा किसी व्यक्ति को 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकती है, जिससे वे सभी अनैच्छिक रूप से कई कदम पीछे हट जाएंगे। यहाँ तक कि बादलों में सम्राट तियांशु और अन्यी के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक दिखी। वह ब्लेड, यह इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? उस ब्लेड के पीछे का उद्देश्य, क्या ये रहस्यमय कबीले के उस बेजोड़ तलवारबाज की थरी रिवरेंस स्वॉर्ड स्किल हो सकती है? एनई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई। आपकी यात्रा माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जारी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे चाचा वास्तव में ऐसा ब्लेड बनाएंगे। सम्राट तियांशु कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह भी नहीं जानता था कि तियान जिक्सिया ने 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड को बनाया था। ब्लेड पर एक हाथ रखकर खड़े हुए तियान जिक्सिया ने अभेद्यता का एक ऊंचा भाव प्रकट किया, जैसे रसातल के भीतर सर्वोच्च शैतान। तियान जिक्सिया को देखते हुए एनजियाहे की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। उसके हाथ में प्रसिद्ध ब्लेड रीपर डिक्री 10 दिशाओं के भूत देवता वध ब्लेड की भयंकर लपटों के नीचे अपनी चमक खोती हुई प्रतीत हो रही थी। अपना ब्लेड निकालो, तियान जिक्सिया ने आदेश दिया। उसकी राक्षसी लपटें स्वर्ग को अपनी चपेट में ले रही थीं। 10 दिशाओं का भूत देवता वध करने वाला ब्लेड जमीन पर पड़ा था, भयावह राक्षसी रोशनी से चमक रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एनजियाहे की आंखें सख्त हो गईं, और एक स्तब्ध इंद्रधनुष की तरह वह अचानक तियान जिक्सिया के सामने चला गया। एक अविश्वसनीय क्षण में रीपर का फरमान तैयार हो गया। झंकार। 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड को तियान जिक्सिया ने उठा लिया, जिससे एनजियाहे के लगभग अदृश्य प्रहार को रोक दिया गया। खनक 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 खनक। जिस क्षण रीपर के आदेश को रोका गया, एनजियाहे हजारों भूतिया आकृतियों में बदल गया। ब्लेड क्यूई के वार शून्य से उत्पन्न बिजली की तरह तियान जिक्सिया को निगल गए। तियान जिक्सिया ने केवल 10 दिशाओं के भूत देव वध करने वाले ब्लेड को अपने हाथ में थोड़ा सा हिलाया। ब्लेड की नोक हमेशा नीचे की ओर इशारा करती रही, कोई हमलावर मुद्रा नहीं दिखाते हुए। फिर भी सभी क्रॉसिंग स्लैश को रोक दिया। ब्लेड के विरुद्ध ब्लेड की ध्वनि एक निरंतर रेखा में विलीन हो गई, जिससे ये पता नहीं चल पाता था कि उन्होंने कितनी बार प्रहार किया। अब अलग अलग प्रहारों के रूप में पहचान नहीं हो पाती थी। देखने वाले चकित और आश्चर्यचकित थे। एनजियाहे अपनी तलवार की रोशनी के साथ एक हो गया था। उसका शरीर चमक रहा था। पूरे आकाश में रोशनी की किरणें टिमटिमा रही थीं, लेकिन कोई आकृति नजर नहीं आ रही थी। कभी वह रोशनी गरज और बिजली की तरह होती थी, कभी वह बाढ़ की तरह होती थी। कभी वह गिरते हुए फूलों से भरा आसमान लगता था, तो कभी स्नेह के गुथे हुए धागों जैसा। ये दृश्य देखने वालों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने और साहस को कमजोर करने के लिए पर्याप्त था, यहाँ तक कि अन्य निर्वाण प्राणी भी अकारण भयभीत हो गए थे। यह एनजियाहे वास्तव में कोई साधारण निर्वाण प्राणी नहीं है। उसकी ब्लेड तकनीक वास्तव में राक्षसी और भूतिया है, इतनी तेज कि उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव है। लिन शेन को तियान जिक्सिया को पाकर राहत मिली। अगर वह खुद एनजियाहे का सामना करता बिना उसकी क्षमताओं को जाने, तो उसे पहले वार से ही मारा जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एनजियाहे निश्चित रूप से तियान जिक्सिया के बारे में उतना चिंतित नहीं होगा जितना कि उसके बारे में। शायद पहला ही प्रहार उसे अशक्त कर देता। हमने वास्तव में इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों को पहले कम करके आंका था। निर्वाण प्राणियों के रूप में मुझे डर है कि हम उसके एक भी वार को झेल नहीं पाएंगे। उसका ब्लेड बहुत तेज है, ये कोंग ने कहा। उसकी आवाज में डर था। उसकी तलवार सिर्फ तेज नहीं है, यह उससे भी कहीं ज्यादा है। ओयांग युदु ने आह भरी। निर्वाण में प्रवेश न करने के कारण हम आखिरकार दरवाजे के बाहर ही खड़े रह सकते हैं। लगता है कि अब हमारे लिए भी निर्वाण की ओर बढ़ने का समय आ गया है। भीड़ अचंभित होकर देख रही थी, क्योंकि एक क्षण में ही एनजियाहे ने अनगिनत ब्लेड तकनीकों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने उन सभी असंख्य ब्लेड तकनीकों को अपने में मिला लिया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि सभी धाराएं मूल की ओर लौट आई हैं, तथा अपने युग के ब्लेड तकनीक के उस्ताद की तरह व्यवहार कर रही थीं। हालांकि उनकी ब्लेड तकनीक में चाहे जो भी परिवर्तन हुआ हो, लेकिन इसे 10 दिशाओं के भूत देवता वध ब्लेड द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाले ब्लेड में अपनी चेतना थी। इसकी नोक जमीन की ओर इशारा करती हुई तियान जिक्सिया के सामने मंडरा रही थी। केवल थोड़ी सी हरकतों से इसने एनजियाहे की असंख्य ब्लेड तकनीकों को रोक दिया। साधारण नजरों से ऐसा प्रतीत होता था कि एनजियाहे ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन सच्चे विशेषज्ञों को समझ में आ गया था कि एनजियाहे पहले ही पराजित हो चुका है। तियान जिक्सिया ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था, फिर भी एनजियाहे उससे बेहतर प्रदर्शन करने में असमर्थ थी, यहाँ तक कि वह उसके ब्लेड को भेदने में भी सक्षम नहीं थी। बस अब बहुत हो गया। तियान जिक्सिया का धैर्य जवाब दे चुका था और उसने 10 दिशाओं वाले भूत देवता वध करने वाले ब्लेड की ओर हाथ बढ़ाया और सीधे स्वर्ग की ओर वार किया। बिखरे बाल इधर उधर लहरा रहे थे, दानव की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। जिस क्षण ब्लेड क्यूई को उठाया गया, वह एक भयंकर प्रकाश की तरह था जिसने अरबों दानव देवताओं को मार डाला। ब्लेड क्यूई से भरे आकाश को तुरंत चकनाचूर कर दिया।
भयानक ब्लेड क्यूई अनंत जादुई शक्तियों वाले एक दानव की तरह आगे बढ़ा, दहाड़ता हुआ जैसे वह एनजियाहे की ओर बढ़ा। एनजियाहे की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके पूरे शरीर में पवित्र प्रकाश फैल गया और उसकी पीठ से 4 जोड़ी चमकदार देवदूत के पंख ऊपर की ओर उठे। 6 पंख एक साथ खुल गए, जैसे अंतरिक्ष में अनंत ऊर्जा उस पर केंद्रित हो गई, जिससे उसका शरीर 6 पंखों वाले प्रकाश के देवदूत में बदल गया, जो सूरज की तरह चमकीला चमक बिखेर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एनजियाहे ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तलवार पर पड़ने वाला प्रकाश मूलतः पवित्र सफेद था, लेकिन सफेद प्रकाश के इतनी तीव्रता से अभिसरित होने के कारण वह वास्तव में एक ब्लैक होल के समान काले रंग में बदल गया था। लंबी तलवार नीचे गिर गई और तियान जिक्शिया के स्वर्ग विरोधी वार की भयानक शक्ति से टकराए। एक क्षण में ही एनजियाहे के हाथ में मौजूद प्रसिद्ध तलवार रीपर डिक्री तथा उसके द्वारा बनाई गई ब्लैक होल जैसी ब्लेड क्यूई दोनों को 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड ने चकनाचूर कर दिया। परिणामस्वरूप उत्पन्न शॉकवेव ने एनजियाहे के शरीर को बलपूर्वक आकाश में उड़ा दिया। एनजियाहे का चेहरा भय से भर गया था जब उसने बलपूर्वक अपने हाथों के बीच प्रकाश की लंटें इकट्ठी की तथा भयावह ब्लेड क्यूई का सामना करने का प्रयास किया। लेकिन यदि उसका सबसे शक्तिशाली वार भी तियान जिक्शिया के एक वार का सामना नहीं कर सका, तो अब वह कैसे टिक पाएगा। 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड का बल निरंतर जारी रहा, जैसे कोई दहाड़ता हुआ दुष्ट भूत एनजियाहे की ओर दौड़ रहा हो, उसे पूरी तरह से निगल जाने का इरादा रखता हो। अचानक तियान जिक्शिया के दूसरे हाथ ने ब्लेड के पीछे दबाव डाला, जिससे 10 दिशाओं वाला भूत देवता वध करने वाला ब्लेड बलपूर्वक नीचे की ओर धकेल दिया गया। भयानक ब्लेड क्यूई, जो एक दुष्ट भूत के समान था, तियान जिक्शिया के हाथ के दबाव के कारण अपने रास्ते से भटक गया, एनजियाहे के पैरों के नीचे से निकल गया और ऊपर बादलों में जा घुसा, जिससे आकाश में बादलों का समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया। धमाका। लोग स्तब्ध होकर चुपचाप देख रहे थे। तभी एनजियाहे के हाथों से निकली रोशनी की किरणें तियान जिक्शिया के शरीर पर पड़ी, जो ब्लेड को दबा रहा था। तियान जिक्शिया, जिसने 10 दिशाओं के भूत देवता के वध करने वाले ब्लेड की मार झेली थी, जमीन से जोर से टकराया और जमीन में दरार पैदा कर दी। एनजियाहे 6 पंखों वाले प्रकाश के देवदूत की तरह आकाश से नीचे उतरा, मानो कोई देवदूत उतर रहा हो, और एक बार फिर तियान जिक्शिया पर हमला किया। बस बहुत हो गया, विजेता का फैसला हो गया है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिन शेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़ लगाए। मैं नहीं मरा हूं, नहीं वह मरा है, जीत अभी तय नहीं हुई है, लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि एनजियाहे ने नियंत्रण खो दिया है। वह फिर से एक सफेद इंद्रधनुष में बदल गया और घायल तियान जिक्शिया की ओर बढ़ गया। लिन शेन पहले ही घायल तियान जिक्शिया के पीछे पहुंच गया था, उसे पकड़ लिया और तेजी से पीछे हटते हुए एनजियाहे के भयानक प्रहार से बच निकला। एनजियाहे की शक्ति ने जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया था, जिसके भीतर की चट्टानें हाइड्रोजन बम के विस्फोट के समान क्रिस्टलीकृत हो गई थीं। ये सौभाग्य की बात थी कि लिन शेन तेजी से पीछे हट गया, अन्यथा यदि गंभीर रूप से घायल तियान जिक्शिया को वह प्रहार झेलना पड़ता, तो यदि वह उसे नहीं मारता तो उसकी आधी जान चली जाती। अहंकार, क्या तुम मुझे, दिव्य गुरु संस्थान के प्रमुख को अनदेखा कर रहे हो। लिन शेन ने आकाश में एनजियाहे को ठंडे भाव से देखा, जो एक सेराफ जैसा दिख रहा था। दर्शकों ने केवल ये देखा कि तियान जिक्शिया घायल हो गया था, यह नहीं जानते थे कि उसे 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड की शक्ति से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसने तलवार को दबा दिया था, जिसके कारण उसे एनजियाहे ने घायल कर दिया था। क्या होगा यदि मैं तुम्हें गंभीरता से न लूं? आज एनजियाहे ने डार्क डोमेन लॉर्ड सीड लेने का निश्चय कर लिया था, एक ऐसा अवसर जो जीवन में मिलना मुश्किल है। इसे चूकने का मतलब था कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता के लिए आपकी योग्यता रद्द कर दी गई है, इसलिए अब यहाँ से चले जाए। लिन शेन ने बातचीत के लिए कोई जगह छोड़े बिना कहा और सीधे एनजियाहे को एक चट्टान के किनारे पर धकेल दिया। मेरी योग्यता रद्द कर दोगे? तुम्हारे पास इसका अधिकार नहीं है, एनजियाहे ने तिरस्कार के साथ कहा। प्रतियोगिता सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित की जाती है, और अगर मैं कहता हूं कि आपकी योग्यता रद्द कर दी गई है, तो ये रद्द हो जाएगी। यहां तक कि अगर आज भगवान स्वयं आ जाएं, तो भी आपको खोना पड़ेगा, लिन शेन ने घोषणा की। तो फिर देखते हैं कि आज वास्तव में कौन खो जाएगा, एनजियाहे ने ठंडी निगाह से कहा। लिन शेन को गौर से देखते हुए उसके शरीर से ब्लेड क्यों फूट पड़ा, उसे एक अद्वितीय राक्षसी ब्लेड में बदल दिया और दिल को रोक देने वाली ब्लेड रोशनी उत्सर्जित की। डीन, कृपया पीछे हटें, मुझे उसे संभालने दें। ची शिनहो लिन शेन के सामने आ गई। नीचे खड़े हो जाओ, आज मैं, डीन, व्यक्तिगत रूप से उसे भगा दूंगा। लिन शेन ने ची शिनहो को बर्खास्त कर दिया, अपनी कमर से म्यान वाली स्क्रैप तलवार को हटा दिया और एक शानदार कवच को अपने शरीर के चारों ओर मूर्त रूप देते हुए कदम से कदम मिलाकर एनजियाहे की ओर चलना शुरू कर दिया। देखने वाले कुछ हद तक हैरान थे। हालांकि लिन शेन मजबूत क्षमताओं वाला डीन था, फिर भी वह आरोही स्तर पर था।
एनजियाहे जैसे शीर्ष स्तरीय निर्वाण के खिलाफ लड़ना उसकी पहुंच से परे होना चाहिए, और खुद आगे बढ़कर ऐसा लग रहा था कि न केवल वह एनजियाहे को भगाने में विफल रहेगा, बल्कि वह अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा था। जब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि एनजियाहे उस पर कोई दया नहीं दिखा सकती थी। उनके लिए लिन शेन की हरकतें आत्महत्या से अलग नहीं थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऊपर बादलों में सम्राट तियांशु और एनई दोनों नीचे हो रही घटनाओं को देख रहे थे। दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला, दोनों चाय की चुस्की ले रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। एनजियाहे की हथेलियां ब्लेड जैसी हो गईं और बिजली की तरह झटके के साथ एक ब्लेड की रोशनी एक पल में आई, इतनी तेज कि यह लगभग अगोचर थी। चीख। स्क्रैप तलवार लिन शेन द्वारा खींची गई थी, जो सीधे एनजियाहे की ब्लेड लाइट से टकराए। ये देखकर कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। निर्वाण को स्वर्गारोहण के साथ संघर्ष करना और वास्तव में उसका सामना करना, यह मौत को आमंत्रित करने के समान था। लेकिन अगले ही पल कई लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लिन शेन की स्क्रैप तलवार ने वास्तव में एनजियाहे की ब्लेड लाइट को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये कैसे संभव है? यह अविश्वसनीय था। एनजियाहे की ब्लेड लाइट महज ब्लेड की आभा नहीं थी, बल्कि निर्वाण की शक्ति से संघनित थी, जो एक आरोही स्तर के अभ्यासी की शक्ति से मौलिक रूप से अलग थी। एस्केंडर के बल का उपयोग करते हुए लिन शेन ने आश्चर्यजनक रूप से निर्वाण शक्ति से बने ब्लेड प्रकाश को विभाजित किया, और यह एनजियाहे के शीर्ष स्तरीय निर्वाण शक्ति से संघनित एक प्रकाश था, जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। एनजियाहे की नज़र तेज हो गई और उसकी ब्लेड क्यूई बेतहाशा फट गई। दोनों हाथ एक साथ हिल रहे थे, जिससे ब्लेड की रोशनी की लहरें लिन शेन पर विभिन्न कोनों से वार कर रही थीं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ और कहानियां खोजें। लिन शेन ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में म्यान पकड़ी, दोनों को मजबूती से घुमाया, जिससे एनजियाहे की ब्लेड की प्रत्येक लाइट फूट गई। उसके कदम कभी नहीं रुके, वह लगातार एनजियाहे की ओर बढ़ रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आसमान में ब्लेड की रोशनी चमक रही थी, लेकिन एक एक करके बिखर गई। लिन शेन युद्ध के देवता की तरह था, जो स्वर्ग को चुनौती दे रहा था, अपनी तलवार चला रहा था, ऊपर से आने वाले दैवीय दंड को चकनाचूर कर रहा था। भीड़ पहले से ही स्तब्ध थी। एनजियाहे के भयानक ब्लेड लाइट हमले को रोक दिया गया था। लिन शेन तक एक भी वार नहीं पहुंचा। ये कैसी ब्लेड तकनीक है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? किसी ने आश्चर्य से कहा। आरोही निर्वाण प्राणियों से युद्ध कर रहे थे, निर्वाण की शक्ति से रूपांतरित ब्लेड क्यूई को सीधे पराजित कर रहे थे। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि वह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, मानो वह कोई अजय युद्ध देवता हो। ये सचमुच एक चमत्कार था। किस तरह की ब्लेड तकनीक संभवतः एनजियाहे की निर्वाण शक्ति को नष्ट कर सकती है? आपको पता होना चाहिए कि एनजियाहे ने एंजल पुनर्जन्म कौशल की खेती की है, जिससे निर्वाण शक्ति प्राप्त हुई है, जो निश्चित रूप से शीर्ष पायदान पर है, एक आरोही की ताकत और ब्लेड तकनीक के लिए अतुलनीय है। जिन वंशजों को एनजियाहे के बारे में कुछ समझ थी, वे और भी हैरान थे। वे इस बात से और भी अधिक अवगत थे कि लिन शेन अब कितना कठिन और डरावना कार्य कर रहा था। एक आरोही के रूप में निर्वाण सत्ता को चुनौती देना न केवल 10 गुना गुण अंतर का सामना करना था, बल्कि ताकत में गुणात्मक अंतर का भी सामना करना था। इन सब के कारण स्तर से बाहर की चुनौती को पूरा करना लगभग असंभव प्रतीत होता था, यहाँ तक कि डीएस बड़ी जैसे मजबूत लोगों के लिए भी, जो आसानी से ऐसी चुनौतियों का प्रयास नहीं करेंगे। एनजियाहे ने अपने हाथों को और तेजी से घुमाया, और ब्लेड की रोशनी और अधिक तीव्र हो गई, जिसने आकाश को बिजली की चादर की तरह ढक दिया। इसके बावजूद लिन शेन के कदम अडिग और दृढ़ रहे। उसने तेजी से अपनी भुजाएं घुमाईं, उसकी तलवार और म्यान ने बिजली जैसी सभी ब्लेड की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। एनजियाहे की आंखों में ठंडक बढ़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन शेन वास्तव में उसके हमलों का सामना कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब से उसने लिन शेन के बारे में जाना, उसने उसे कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। उसे केवल यही डर था कि लिन शेन नियमों का फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब एनजियाहे को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति से निपटना जितना उसने सोचा था, उससे कहीं अधिक कठिन था। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। एनजियाहे की हत्या करने की मंशा अंधेरे में उभरी जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्लेड की रोशनी उसके हाथ में एकत्रित होकर एक काले प्रकाश वाले ब्लेड में बदल गई। एनजियाहे के 6 पंख उसके पीछे एक साथ हिले और वह इंद्रधनुष की तरह आगे बढ़ा, एक पल में लिन शेन को छूता हुआ। उस पर लाइट ब्लेड भी बाहर निकल गया, इतनी तेजी से कि वह नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। यह एनजियाहे की लाइट सीम डेथ ब्लेड तकनीक थी। ये दृश्य देखकर सभी के दिल की धड़कन रुक गई, यहाँ तक कि तियांजीक्सिया भी पहले तो एनजियाहे की ब्लेड तकनीक का बचाव नहीं कर पाया था। क्या लिन शेन, एक आरोही, संभवतः इस ब्लेड के खिलाफ बचाव कर सकता है? झनकार। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि एनजियाहे के हाथ में मौजूद ब्लैक लाइट ब्लेड वास्तव में लिन शेन के हाथ में मौजूद स्क्रैप तलवार से चकनाचूर हो गई थी। स्क्रैप तलवार की शक्ति यही नहीं रुकी, इसने एनजियाहे की छाती पर वार किया, जिससे वह उड़ गया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है।
तियान बुलुओ, जो तियान किंग्यू के साथ लड़ाई देख रहा था, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उसने खुद को स्वीकार किया कि वह लिन शेन की तरह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि स्वर्ग और मनुष्य की एकता ने उसे दुश्मन की चालों का अनुमान लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन अगर दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी तो वह उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, भले ही उसे पता हो कि वे क्या चाल चलेंगे। एनजियाहे उन लोगों में से एक था जिसे वह रोक नहीं सकता था, फिर भी लिन शेन ने न केवल उसे रोका बल्कि उसे घायल भी कर दिया। एनजियाहे ने अपने कवच पर बने उतले निशानों को देखा, उसकी आंखें हत्या करने की और भी अधिक इच्छा से भरी हुई थीं। एनजियाहे ने हमेशा स्वयं को दिव्य जाति की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष विशेषज्ञ माना था, यहाँ तक कि अपने साथियों को कौशल सिखाने के लिए उन्होंने एक अकादमी की स्थापना भी की थी। वह अपने स्तर के साथियों को अपने ध्यान के योग्य नहीं समझता था, और फिर भी लिन शेन, एक आरोही, उससे इस हद तक लड़ने में सक्षम था, यहाँ तक कि उसने उसकी लाइट सीइंग डेथ ब्लेड तकनीक को भी रोक दिया, जिससे एनजियाहे की हत्या की मंशा पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई। इस व्यक्ति को मरना ही होगा। एनजियाहे के हाथों ने एक काले प्रकाश ब्लेड को संघनित किया, उसका शरीर एक चौंके हुए हंस की तरह फड़फड़ा कर लिन शेन के सामने प्रकट हुआ और उसका प्रकाश ब्लेड एक प्रेत की तरह बाहर आ गया। एनजियाहे के शरीर से निकलने वाली रोशनी और अधिक मजबूत होती जा रही थी, जिससे वह एक सूरज की तरह प्रतीत हो रहा था जो इतना चमकीला था कि उसे सीधे देखना मुश्किल था। उसके सिर के ऊपर एंजल हिलो प्रकट हुआ, जो लगातार भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, एनजियाहे को आशीर्वाद दे रहा। मिनट, पूरे 3 मिनट। ऐसा लग रहा था मानो सभी को एक्यूपॉइंट सीलिंग का झटका लगा हो और वे 3 मिनट तक गतिहीन हो गए हों। इन 3 मिनटों के दौरान एनजियाहे ने एक दमघोंटू हमला किया, लिन शेन के चारों ओर एक भूत की तरह टिमटिमाते हुए, रुक रुक कर प्रकट होते और गायब होते हुए, अकल्पनीय कोनों से ब्लेड से वार करते हुए, जिसे आम लोग नहीं देख सकते थे। इतना रोमांचक हमला फिर भी लिन शेन की रक्षा को भेदने में विफल रहा। लिन शेन पर निशाना साधे गए सभी काले प्रकाश ब्लेडों को उसने रोक दिया और चकनाचूर कर दिया। लिन शेन एक शाश्वत अडिग पर्वत शिखर की तरह था, जो तेज लहरों के सामने अडिग खड़ा था, जो अंततः उस पर टूट पड़ेंगी। तलवार और उसकी म्यान में किसी प्रकार की जादुई शक्ति प्रतीत होती थी, जिससे एक अभेद्य किला बन गया था। डीन की ब्लेड तकनीक पथ पर महारत हासिल करने के करीब है, वाइस डीन कियाओ ने प्रशंसापूर्वक कहा। ब्लेड कौशल अच्छा है, इसका एकमात्र दोष यह है कि यह पूरी तरह से रक्षा करता है और कोई आक्रमण नहीं करता है, ची शिन्हो ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब आप असेंशन लेवल पर थे तो क्या आप असेंशन शक्ति के साथ एनजियाहे के हमलों को रोकने में सक्षम थे? वाइस डीन एन ने चाय पीते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा नहीं कर सकता, ची शिन्हो ने अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ठीक है, हर लाभ के साथ नुकसान भी होता है। अगर डीन की ब्लेड तकनीक में कोई आक्रामक चाल होती तो शायद वह अब तक नहीं टिक पाता, वाइस डीन एन ने धीरे से कहा। मेरे परिवार में एक जूनियर है जो पढ़ाई के लिए फैमिली एकेडमी गया था, और मैंने अक्सर उस बच्चे को एनजियाहे के बारे में बात करते सुना है। उसने बताया कि कैसे एनजियाहे में असाधारण प्रतिभा थी, कि वह आसानी से किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकता था, और सैकड़ों कौशलों का सार एकीकृत करते हुए ऑल स्ट्रीम्स रिटर्न टू द ओरिजिन के मास्टरली क्षेत्र तक पहुंच गया था। वह एक नज़र में प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को देख सकता है और उनके कार्यों की भविष्यवाणी कर सकता है, लगभग एक देवता की तरह। पहले मुझे लगा कि वह बच्चा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन लिटिल इंपीरियल अंकल के साथ उसकी लड़ाई देखने के बाद, हालांकि वह मास्टर स्तर पर नहीं था, लेकिन वह उससे बहुत दूर नहीं था। अगर डीन सक्रिय रूप से हमला करता तो उसकी हरकतों का अंदाजा लग जाता और एनजियाहे उसकी कमजोरियों को निशाना बना लेता, जिससे बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन यदि ऐसी निष्क्रिय पिटाई बहुत लंबे समय तक चलती रही तो क्या अंततः कोई गलती नहीं होगी? कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए सही बचाव नहीं कर सकता, ची शिन्हो ने कहा। ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे डीन की ब्लेड तकनीक बहुत स्थिर लगती है, लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख ने हंसते हुए कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। स्थिर? ये कैसे स्थिर है? मैंने कभी भी ऐसे बचाव के बारे में नहीं सुना जो 100% अभेद्य हो, ची शिन्हो ने तर्क दिया। मैं पूरी तरह दोषरहित बचाव के बारे में नहीं जानता, लेकिन अकाउंटिंग के अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि हमारे डीन गणना करने में बहुत अच्छे हैं, लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका लेखांकन से क्या संबंध है? ची शिन्हुआ हैरान थी। बेशक, ये संबंधित है। यदि ब्रह्मांड में हर कोई आपके लिए 0.1 स्वर्गीय मुद्रा बचाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितने अमीर होंगे? लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख ने कहा। आप संचय के सिद्धांत को समझते हैं, है न? डीन अपनी ताकत का संरक्षण कर रहा है, एनजियाहे की ऊर्जा को कम करने के लिए कम से कम प्रयास कर रहा है। एनजियाहे भले ही क्रूर लगे, लेकिन उनकी खपत हमारे डीन की तुलना में कहीं अधिक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पहले सहनशक्ति खो देगा और कौन पहले अपनी कमजोरी प्रकट करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा डीन स्थिर है। भले ही वह कोई दोष दिखाए, एनजियाहे उससे पहले एक दोष दिखाएगा।
जब समूह चर्चा कर रहा था, उन्होंने अचानक देखा कि एनजियाहे की आकृति चमकी और गायब हो गई, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही तियान झिक्सिया के पास था, जो उपचार प्राप्त कर रहा था। हर कोई चौंक गया, ये सोचकर कि एनजियाहे इतना पागल हो गया है कि उसने वास्तव में तियान झिक्सिया को मार डाला। उनके आश्चर्य के लिए एनजियाहे ने बगल में पड़े 10 दिशाओं के भूत देवता को मारने वाले ब्लेड को पकड़ लिया और तुरंत युद्ध के मैदान में लौट आया। आपके हाथ में तलवार के साथ एक समस्या है, यह इसे उचित बनाता है। एनजियाहे ने 10 दिशाओं भूत देवता वध ब्लेड को पकड़ते हुए लिन शेन की ओर इशारा किया और कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई हैरान था, क्योंकि वे पहले ही देख चुके थे कि 10 दिशाओं का भूत देवता वध करने वाला ब्लेड कितना भयानक था। उन्हें एनजियाहे की तरह लंबे समय से संदेह था कि लिन शेन के हाथ में तलवार के बारे में कुछ असामान्य था। अब जब एनजियाहे ने 10 दिशाओं के भूत देवता को मारने वाली तलवार ले ली थी, तो चाहे लिन शेन की तलवार कितनी भी अच्छी क्यों न हो, क्या ये 10 दिशाओं के भूत देवता को मारने वाली तलवार से बेहतर हो सकती है? लिन शेन ने एनजियाहे के हाथ में 10 दिशाओं के भूत देव वध ब्लेड को देखकर अंदर से थोड़ा अजीब महसूस किया, जिसके बारे में बात करते हुए 10 दिशा भूत देवता वध ब्लेड और स्क्रैप तलवार वास्तव में एक ही भट्टी से 2 ब्लेड में गढ़े गए थे। 10 दिशा भूत देवता वध ब्लेड को सार से ढाला गया था, जबकि स्क्रैप तलवार को परिष्कृत अशुद्धियों से बनाया गया था। सैद्धांतिक रूप से 10 दिशा भूत देवता वध ब्लेड स्वाभाविक रूप से स्क्रैप तलवार की तुलना में अधिक मजबूत होना चाहिए। हालांकि इतने लंबे समय तक स्क्रैप तलवार का उपयोग करने के बाद लिन शेन ने पाया कि यह ब्लेड 10 डायरेक्शन घोस्ट गॉड स्लेइंग ब्लेड से कमतर नहीं हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि इसमें 10 दिशाओं के भूत देवता स्लेइंग ब्लेड जैसा व्यक्तित्व नहीं है, न ही इसकी उपस्थिति प्रभावशाली है। ये देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि आप इसका सही ढंग से उपयोग करें तो ये किसी भी अन्य ब्लेड से अधिक मजबूत हो सकता है। 10 दिशा भूत देव वध ब्लेड स्वयं बहुत शक्तिशाली है, लेकिन स्क्रैप तलवार को अपनी पूरी शक्ति लाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली गुरु की आवश्यकता है। वाइस डीन 10 दिशाओं के भूत देव वध करने वाले ब्लेड को पकड़े हुए विनाश के एक दूत की तरह लग रहे थे, जो ऊपर से तबाही के ब्लेड को चला रहे थे, धीरे धीरे अपने हाथ में सोलस्लेयर ब्लेड को उठा रहे थे और लिन शेन की ओर काट रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। भयावह ब्लेड की रोशनी स्वर्ग से उतरते हुए एक गर्जनशील दुष्ट भूत में परिवर्तित हो गई, मानो वह सब कुछ चीर कर नष्ट कर देना चाहता हो। वाइस डीन की ब्लेड तकनीक और ताकत के साथ सोलस्लेयर ब्लेड और भी अधिक विचित्र और क्रूर बन गया। सोलस्लेयर ब्लेड में थरी रिवरेंसिस स्वॉर्ड स्किल की अवधारणा और ताकत थी, जो ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग एविल डिवाइन लाइट की तरह एक अविनाशी शक्ति थी। अभी अभी वाइस डीन का ब्लेड और ब्लेड लाइट एक ही वार से चकनाचूर हो गए थे, पूरी तरह से अजेय। जब सभी ने सोचा कि लिन शेन हमले को चकमा दे देगा, तो उन्होंने उसे एक बार फिर अपने हाथ में ब्लेड घुमाते हुए देखा, अभी भी उस भयंकर रक्षात्मक तकनीक का उपयोग करते हुए। दूसरों को लग सकता है कि सोलस्लेयर ब्लेड की शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन लिन शेन को जरा भी डर नहीं था। डेथ पाउडर की वास्तविक चरम दुष्ट हत्या करने वाली विनाशकारी मृत्यु किरण और भी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन स्क्रैप तलवार अभी भी इसे खोलने में कामयाब रही। जब तक कि पूर्ण शक्ति दमन न हो, स्क्रैप तलवार की उपयोगिता असीमित थी। लिन शेन को पूरी ताकत से दबाना चाहते हुए भी वाइस डीन स्पष्ट रूप से अभी तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। लिन शेन के सभी कौशल पूरी तरह सक्रिय होने के बावजूद वाइस डीन की विशेषता उनकी तुलना में ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इतनी भी नहीं कि वह भारी पड़ सके। लिन शेन ने ब्लेड और उसके म्यान को अपने सामने पार किया, जिसका उद्देश्य सोलस्लेयर ब्लेड के प्रहार को रोकने के लिए स्क्रैप स्वॉर्ड स्निप कौशल का उपयोग करना था। लेकिन जब सोलस्लेयर ब्लेड की शक्ति बढ़ गई, तो लिन शेन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। सोलस्लेयर ब्लेड की शक्ति सीधे स्क्रैप तलवार पर पहुंची, जिससे प्लेटिनम रंग के ब्लेड पर बैंगनी काले रंग की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। लिन शेन को 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड की ताकत से स्क्रैप तलवार को कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय उसने स्क्रैप तलवार में एक शक्तिशाली बल को व्याप्त महसूस किया, जिसमें मूल रूप से शायद ही कोई ताकत थी। एक विचार के साथ लिन शेन ने अपने ब्लेड को उल्टा घुमाया और ब्लेड के भीतर की भयानक शक्ति तुरंत एक दुष्ट भूत की दहाड़ती शक्ति में बदल गई, जो वाइस डीन की ओर बढ़ रही थी। अनिश्चित और घबराए हुए वाइस डीन ने बचाव के लिए अपने ब्लेड का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि उसके हाथ में सोलस्लेयर ब्लेड ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में स्थिर हो, वह उसे उठा नहीं पा रहा था। वाइस डीन के पास लिन शेन के हमले से बचने के लिए अपने ब्लेड को छोड़ने और चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भयानक ब्लेड क्यू आकाश में उड़ गया, बादलों को तोड़ दिया और बादलों में मानव निर्मित हैंगिंग द्वीप को पार कर गया। वाइस डीन का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन उसने देखा कि लिन शेन पहले से ही सोलस्लेयर ब्लेड के पास आ चुका था, उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और लापरवाही से सोलस्लेयर ब्लेड को उठा लिया। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड।